अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। बेटा आज की क्लास के अंदर नस्ट के आर्किटेक्चर टेस्ट सीरीज के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर मूव करेंगे वेयर वी विल बी डिस्कसिंग इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी सिस्टम्स इन डिजाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज इंजीनियर मोहम्मद हाशिम ज़िया। आई एम ऑटोकैड डिजाइनर, आई एम इंडस्ट्रियल इंजीनियर एंड आई एम टीचिंग यू दिस पर्टिकुलर कोर्स कंटेंट ताकि आप लोग अपने नस्ट के एप्टीट्यूड डिजाइन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सको। सो भाई आज की क्लास का हमारा लेक्चर नंबर जो 3 है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी इन सिस्टम्स एंड डिजाइंस। अब देखो इसका मतलब क्या है, क्या फायदा होता है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का। आप तमाम लोग सोच रहे होंगे सर रेशियो प्रोपोर्शंस तो मैथ्स के अंदर होता है, वो रेशियो निकालते थे। रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड टर्म, प्रोपोर्शंस का मतलब होता है फ्रैक्शन बेस्ड वैल्यूज का होना एंड सो ऑन। सर इसका डिजाइनिंग के अंदर क्या काम होता है? देखो इसका डिजाइनिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि आपने किस क्वांटिटी को कितनी मिकदार में लेना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेट सपोज मैं आपको एक बेसिक सी मिसाल देता हूं। हम तमाम लोगों को खाना खाने का शौक होता है ना, अब तमाम लोगों को ही होगा खाना खाने का शौक, बिरयानी खाने का, पिज्जा खाने का। अब आप खुद सोचो, आपकी वालदा जो है बिरयानी बना रही है, मगर वो बिरयानी के अंदर क्या करें, वो दही बहुत ज्यादा डाल दें, तो क्या होगा? क्या बिरयानी का टेस्ट मेंटेन रहेगा? नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको कढ़ाई गोश्त खाने का शौक है, मगर उस कढ़ाई गोश्त के अंदर मैं मिर्चें बहुत ज्यादा डाल दूं, क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे यार, मिर्चें तो वैसे ही नहीं खा पाता इंसान इतनी ज्यादा। एक्सट्रीम हाई किस्म के ऊपर मिर्चें, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज हो जाएगा, आप बीमार पड़ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई लेट सपोज पिज्जा बना रहा हूं, उस पिज्जे के अंदर मैं क्या करता हूं, चीज बिल्कुल नहीं डालता या फिर चीज की क्वांटिटी बहुत कम डाल देता हूं, तो मैं एक प्रोपोर्शन को फॉलो नहीं कर रहा। तो क्या होगा, मेरा जो आउटपुट होगा, मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो खराब हो जाएगा। सेम गोज फॉर दी आर्ट। जब कभी हम कला की बात करते हैं, आर्ट की बात करते हैं, आप कोई भी पिक्चर ले लो भाई, वो पिक्चर का रेशियो क्या होगा? लेट सपोज आपने देखा होगा ना फेसबुक के ऊपर कभी भी अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हो तो वो आपसे कहता है कि भाई इसका रेशियो जरा एडजस्ट कर लो, या मोबाइल में देखते हो आप वो काफी सारे रेशियो देता है, 4:2 का, 1:3 का, 1:1 का। पासपोर्ट साइज पिक्चर अलग होती है। कभी आपने अपनी शादी की जो एल्बम की पिक्चर है कभी स्कूल के अंदर दी है? नहीं दी ना बेटा, क्योंकि उसका रेशियो मिसमैच कर जाएगा। वो शादी की पिक्चर है, एक आपकी पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है, वो अलग होती है। फॉर्मल पिक्चर अलग होती है, नॉर्मल पिक्चर अलग होती है। सो ये तमाम की तमाम बातें कंसीडर होती है रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी के अंदर, कि भैया देखो आपने अपनी आर्ट का, आपने अपनी पिक्चर का रेशियो क्या रखना है, किस तरीके से वो कला रखी जाएगी। भाई फॉर एग्जांपल उस पिक्चर के अंदर अगर मैं बॉल को शो कर रहा हूं, या उस पिक्चर के अंदर अगर मैं किसी बिल्डिंग को दिखा रहा हूं, तो सराउंडिंग का कितना रेशियो रखा जाए, कितना रेशियो मेन फोकस जिस चीज के ऊपर है उसका रखा जाए। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होगी, कलरिंग क्या होगी उसके अंदर क्या किस्म का कॉन्सेप्ट होगा, उसमें बैलेंस होगा नहीं होगा। तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स आते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी के अंदर। भाई रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही क्या होता है कि आप जो भी कला अपनी डिजाइन कर रहे हो, आप जो भी अपनी पिक्चर को डिजाइन कर रहे हो, आप जो भी अपना आर्ट क्रिएट कर रहे हो, उसमें हर चीज का एक मिकदार के अंदर होना, हर चीज का एक बैलेंस का एक्ट क्रिएट करना, यह कहलाता है डिजाइनिंग के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसी बात को मैंने यहां पे लिखा हुआ है कि देखो डिजाइनिंग के अंदर रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है, फाउंडेशन प्रिंसिपल का हामिल होता है। इसका हार्मोनी क्रिएट करो, बैलेंस को क्रिएट करो, एक स्केलेबिलिटी लेकर आओ। यानी कि भैया चाहे वो आपकी 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, शेप है, फॉर्म है, ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ना सिर्फ कि आपकी पिक्चर एस्थेटिकली बहुत अच्छी लगे, एस्थेटिकली का मतलब ही क्या होता है कि आपकी पिक्चर अच्छी लगे। पिक्चर अच्छी कब लगेगी, आपका आर्ट कब पसंद किया जाएगा, आप सातकैन कब बनोगे। सातकैन कभी आपने नाम सुना है? सातकैन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्टिस्ट दैट पाकिस्तान इज एवर प्रोड्यूस। अफसोस के साथ लोगों को पढ़ाया नहीं जाता सातकैन के बारे में। कराची में उनकी एकेडमी भी अवेलेबल है। इसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट एज वेल इन पंजाब साइड, इन केपी के साइड। तो भाई इन लोगों की खास बात क्या थी, इनका जो आर्ट था वो इतना महंगा क्यों बिकता था? क्योंकि भाई उसके अंदर वो एक रेशियो एंड प्रोपोर्शनलिटी का हिसाब रखते थे। वो फाउंडेशन प्रिंसिपल्स और करते थे कि भाई मैं जो अपना आर्ट डिजाइन कर रहा हूं, उस आर्ट के अंदर बैलेंसिंग आ रही है नहीं आ रही, एक कलर कोई बहुत ज्यादा तो नहीं आ गया, उसकी स्केलेबिलिटी क्या आ रही है। तो ये तमाम बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये कॉन्सेप्ट इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट है कि एस्थेटिकली आपका डिजाइन बहुत अच्छा होगा, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर जब आप वेब डिजाइनिंग करते हो, वेब डिजाइनिंग क्या चीज है, आजकल एसईओ का बड़ा दौर है। आप लोगों में से बहुत से लोगों को शायद ना मालूम हो, एसईओ के अंदर आप क्या करते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, या फिर आप वेब डिजाइनिंग के अंदर क्या करते हो, वेबसाइट कितनी अच्छी लगे। अब देखो फॉर एग्जांपल आप Amazon की वेबसाइट देखो, उसका डिजाइन अलग होगा। आप लेट सपोज दराज की वेबसाइट देखते हो, उसका एक डिजाइन अलग होता है। तो ये वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर भी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी इस्तेमाल होता है। दुनिया के अंदर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है, आज तो आईटी का दौर है, इसके अंदर सबसे बड़ी एप्लीकेशन है इसकी कि जो वेबसाइट डिजाइनिंग हो रही है वो बेसिकली क्या चीज है, वो रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का ख्याल रखते हुए की जा रही है। गूगल के ऊपर आप आगे सर्च करते
हो मोबाइल के ऊपर जब गूगल को ऑन करते हो, मोबाइल के ऊपर गूगल एक अलग तरीके से आपके ऊपर ओपन होता है सर्च इंजन। जब आप लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ओपन करते हो अलग तरीके से ओपन अप होता है। क्या उसका कहां पे होगा? एक जमाना था इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट बिंगो होता था, तो वो किस तरीके से कहां पे वेबसाइट के ऊपर आ रहा है। तो ये सारा रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का कमाल है। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग आ जाती है। आपके पास लेट्स सपोज आप मेरी कोई पिक्चर्स देखते हो या आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर थंबनेल आ रहा था, भाई इसको प्रॉपर ग्राफिक डिजाइनर अगर नहीं बनाएगा या मैं डिजाइनिंग कर रहा हूं, ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा हूं, तो किस तरीके से वो कर रहा हूं, कहां पे मैं अपनी पिक्चर को प्लेस करूं, ये सारी की सारी रेशियो प्रोपोर्शनलिटी के ऊपर शुमार होती है। मैं आपको उसकी कई एग्जांपल्स दे सकता हूं। फॉर एग्जांपल आप मुझसे कहते हो, समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। लेट्स सपोज ये मेरा थंबनेल है। ये थंबनेल अगर आप खूबसूरती इसकी चेक करो ना कि भाई क्रश नस्ट नेट वन लास्ट मिनट स्टडी प्लान स्कोर 100% मार्क, ये देखो ये एक रेशो के अंदर रखा हुआ है कि भाई ये ऊपर वाली टर्म का अगर आप देखो, जो मैंने यहाँ पे जो अपनी कैप्शन रखा हुआ है, जो टेक्स्ट रखा हुआ है, ये और ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। नस्ट का लोगो आ रहा है, मेरी पिक्चर आ रही है, एक मैंने ऑनलाइन पिक्चर को इस्तेमाल किया हुआ है, प्लान फॉर सक्सेस है। बैक साइड पे देखो ये आपके पास जो ये आग के शॉय निकल रहे हैं, फ्लेम्स निकल रहे हैं, ये एक खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। स्कोर 100% नंबर, ये खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये तमाम की तमाम चीजें इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। या फिर अगर आप किसी प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हो, लेट्स सपोज अगर आपने नेस्कैफे की, आपने कॉफी का आपने वो देखा हो, उसकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप देखो। आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आप किसी भी शॉप के ऊपर जाते हो ना, जो अच्छे डिजाइन की प्रोडक्ट होती है, आपको पता होता है महंगी है, क्योंकि उसमें डिजाइनिंग में काम हुआ हुआ है। जो बेकार किस्म के पापड़ होते हैं, बल्ले बल्ले पापड़ हो गए, अड़तगल पापड़ हो गए माशाल्लाह से, तो भाई इसकी जो डिजाइनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। भाई ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। सिंस आई एम इंडस्ट्रियल डिजाइन इंजीनियर, सो आई कैन गाइड यू इन अ वेरी डिटेल मैनर। लेट्स सपोज मोबाइल फोन की डिजाइनिंग ले लो, आईफोन 15 की डिजाइनिंग अलग होती है, आईफोन 16 की अलग हो रही है। हाँ जाहिर सी बात है उसमें कैमरे का इजाफा कर रहे हैं, वो अलग चीज है। मगर आप S24 अल्ट्रा देखो, आप S22 देखो, या S3 एक जमाने में आया था, उसकी क्या डिजाइनिंग थी, तो ये बड़ी मैटर करती है। आर्किटेक्चर में इसका बड़ा काम है, इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सटीरियर डिजाइनिंग में बहुत काम आता है। सही है ना? तो ये तमाम की तमाम चीजें हैं। सही है ना? अच्छा, इसके अलावा जैसे आर्किटेक्चर, मैंने आपसे इंटीरियर डिजाइनिंग की बात करी, आपने कभी अपने महंगे वाले रिश्तेदार के घर में जाके देखा है, या हो सकता है आप ही वो महंगे वाले रिश्तेदार हो, कि भाई अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग से अपना घर डेकोरेट करवाते हो, वो आपको बताता है सर ये दीवार का कलर ये होना चाहिए ब्लैक कलर में, तो ब्लैक कलर के पर्दे होंगे, ब्लैक कलर का हमारे पास जो है ना मास्टर साइज बेडरूम होगा, साथ में ब्लैक कलर के लाइट ब्लैक कलर के हमारे पास सोफे होंगे। ये इंटीरियर डिजाइनिंग है। तो इन सब चीजों में रेशियो प्रोपोर्शनलिटी का काम आता है। डिजाइनिंग से तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपके सामने इलस्ट्रेशन भी लेकर आता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, अब देखो ये पिक्चर, इसका जो मुंह है, कभी आपने देखा फेसबुक के ऊपर जब पिक्चर अपलोड करते हो आपको कहता है कि इसको सेट कर लो, तो प्रोपोर्शन को आप सेट कर रहे हो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग के अंदर, कि भाई देखो इसका मुंह कहां पर है, नाक इसके बीच में आ रही है नहीं आ रही है, इसकी दो आंखें कितनी दूर है, ऊपर से कितनी दूर है, नीचे से कितनी दूर है, ये राइट साइड से कितनी दूर है, लेफ्ट साइड से कितनी दूर है। तो ये सारी की सारी प्रोपोर्शनलिटी के अंदर आती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बड़ा मजे की चीज है ये। अच्छा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, तो बेटा देखो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है रेशियो का, प्रोपोर्शन का, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इनकी सिग्निफिकेंट क्या होती है डिजाइनिंग के अंदर, कॉमन एप्लीकेशंस क्या है, और मैथमेटिकल रिलेशंस क्या होते हैं, और साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर अप कर रहे होंगे जो आपके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, उनको भी मैंने बड़ी मेहनत से गैदर किया, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपके सामने कुछ इलस्ट्रेशंस रखी हैं, जिसमें अगर आप देखो ये आपके पास एक हेरिटेज बेस्ड बिल्डिंग आ रही है। कल को जब आप इंशाल्लाह ताला इंजीनियरिंग साइड पे जाओगे तो वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ोगे, तो उसके अंदर ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि देखो आपने जो अपनी ये डिजाइनिंग करी है इसकी कैसे करी है, यहां से इसका रेशो क्या आ रहा है, यहां से इसका रेशो क्या आ रहा है, यहां से इसका रेशो क्या आ रहा है, किस तरीके की आ रही है, या हमारे पास गोल्डन रूल कैसे अप्लाई करना है, एंड सो ऑन। तो इन तमाम बातों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले अगर हम मूव करें, रेशो क्या होता है दुनिया के अंदर, रेशो कहते कैसे हैं भाई, डिजाइनिंग के अंदर रेशो क्या होता है उसको भी समझना है, मगर रेशो का लफ्ज का मतलब क्या है। देखो रेशो क्या है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, किसके दरमियान, दो नंबर्स के दरमियान में। मगर ये दो नंबर्स कोई भी दो क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आर्ट का पीस डिजाइन कर रहा हूं, तो वहां पे मेरी उस आर्ट के पीस की लेंथ क्या होगी, विड्थ क्या होगी, वहां पे जो मेरा रेशो निकलेगा वहां के लिए रेशो होगा। तो रेशो होता क्या है, रेशो इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर्स showing for how many times the first number contain the second number. It is a way of comparing two quantities and it can be written as, बेटा देखो कॉलन नोटेशन क्या होती है, यानी कि रेशियो को कॉलन के जरिए अगर मुझे नोटेट करना है तो उसके अंदर इस तरीके से नोटेट किया जाता है। अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कभी भी रेशियो को आपको नोटेट करना है तो वहां पे फिर हम इस तरीके से उसको करते हैं। और वर्बल फॉर्म क्या होती है रेशियो को कहने की, ए रेशियो बी का होना। अब देखो डिजाइनिंग के अंदर इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई बेसिक हमारे पास डिजाइनिंग के अंदर इसकी क्या होंगी, कि भाई देखो फॉर एग्जांपल एक तो आप इस पिक्चर को देखिएगा, पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। A ratio is a comparison of the two quantities. For example, ये तो हमारे पास रेशियो होता है मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर। रेशियो का डिजाइनिंग के अंदर क्या काम है, आइए आपको बेहतर तरीके से एक इलस्ट्रेशन के ऊपर समझाता हूं। देखो मेरे पास से अगर तालीम हासिल कर रहे हो ना, किसी बेकार टीचर की तरह नहीं है कि सिंपल आपको स्लाइडें पढ़ के बता दी। मैं आप मेरी बड़ी मेहनत से बेटे आपको ये तमाम चीजें मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूं ताकि बच्चे को बेहतर तरीके से समझ में आए। अब देखो रेशियो होता क्या है, इस बात को समझने के लिए आप इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन को देखो। अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल मैंने दो सर्कल्स लिए, मैंने तीन ट्राइंगल्स लिए, और मैंने चार यहाँ पे क्या रखे हुए, स्क्वायर्स रखे
रखे हुए हैं। अब देखो अगर मैं पार्ट टू पार्ट के ऊपर जो है ना रेशो निकालना चाहता हूं कि मैं कहता हूं कि भैया स्क्वायर टू सर्कल का रेशो क्या है, कंपैरिजन है ना रेशो, तो भाई देखो मेरे पास स्क्वायर्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 इंटू 2 बन जाएगा, और सर्कल्स कितने आ रहे हैं, 2, तो रेशो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 का आ जाएगा रेशो, या 4 रेशो 2 भी कह सकते हो, या 4/2 भी कह सकते हो, या फिर आप इसको इंग्लिश में क्या कह सकते हो, फॉर एवरी 4 स्क्वायर्स देयर आर 2 सर्कल्स। यानी कि देखो मैं रेशो अगर स्क्वायर्स टू सर्कल्स का यहां पे रखना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, 4 इंटू 2 का रेशो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 4 स्क्वायर्स देयर आर 2 सर्कल्स। सही है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम इस तरीके से इसको कह भी सकते हैं जिस तरह मैंने वर्बल फॉर्म में आप क्या कहते हो, x टू y या a टू b का होना, या आप इसको कॉलन नोटेशन फॉर्म में आप इस तरीके से कहते हो, या फ्रैक्शनल फॉर्म में आप इसको इस फॉर्म में कहते हो। 3 तरह की फॉर्म्स होती है रेशो को लिखने की। फॉर एग्जांपल अगर मैं पार्ट और होल को आपस के अंदर क्या करना चाहूं, एक सिंपल पार्ट को विद अ होल शेप से मैं क्या करना चाहूं, उसको कंपेयर करवाना चाहूं, तो भाई देखो मेरे पास लेट सपोज मैं यहां पे ले रहा हूं ट्राइंगल का रेशो किसके साथ, तमाम शेप्स के साथ। ये देखो कितनी शेप्स आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 शेप्स आ रही हैं, और सिर्फ ट्राइंगल्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो अगर मैं एक स्पेसिफिक ट्राइंगल्स के दरमियान और इन तमाम शेप्स के दरमियान में कंपैरिजन करना चाहूं तो वो क्या बन गया, 3 to 9। इसका मतलब मैं इसको क्या कह सकता हूं, फॉर एवरी 3 ट्राइंगल्स देयर आर 9 टोटल शेप्स, फॉर एवरी 3 ट्राइंगल्स देयर आर 9 टोटल शेप्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, या 3:9 की फॉर्म में, या 3/9 की फॉर्म में। याद रखिएगा रेशो जो होता है सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म होती है, तो हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको खुदारा मालूम होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। सही है ना, ये हमारे पास होता है इस तरीके से रेशो आप नॉर्मली डिजाइनिंग के अंदर, आर्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ये तो हम लोगों ने सिंपल रेशो के बारे में डिस्कस कर लिया, रेशो क्या होता है, रेशो किस तरीके से हम निकालते हैं, किस तरीके से हम डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान में कंपैरिजन करवा रहे होते हैं। अब देखो डिजाइनिंग की दुनिया में रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे मशहूर तरीन एक चीज अगर मैं आपको बताऊं ना, आपने अक्सर पेशतर एक जुमला सुना होगा, एस्पेक्ट रेशो का होना। आप मोबाइल को खोल के देखो, अगर आपको मेरी बात समझनी है ना, मोबाइल को खोल के देखो, वहां पे वो आपको बताएगा कि एस्पेक्ट रेशो 1/1 का रेशो, 16/9 का रेशो, इसका मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट रेशो क्या होता है। ये ऑल्दो एक अलग कॉन्सेप्ट है मगर ये इसी से लिंक चीज है, और पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं। तो आइए जरा समझते हैं एस्पेक्ट रेशो कहते किसे हैं। देखो एस्पेक्ट रेशियो इज द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द विड्थ एंड हाइट ऑफ अ इमेज। आप प्रोपोर्शनल के लफ्ज को फिलहाल इग्नोर कर दो, सिंपल समझो कि एस्पेक्ट रेशियो क्या है, ये रेशियो होता है किसके दरमियान का, विड्थ और हाइट के दरमियान का। यानी कि लेट सपोज अगर आप कोई पिक्चर क्रिएट करो, बाय द वे बेटा डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसमें सारी बातें मैंने ऑलरेडी इंक्लूड करी हुई हैं। सबसे खास बात यह है कि मैं आपके लिए जो भी कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, सो मेरी कोशिश है कि भाई इस चीज के ऊपर बड़ी डिटेल किस्म का लेक्चर डालूं ताकि आपके लिए बड़ी हेल्पफुल हो सके। सो बेटा देखो हमारे पास एस्पेक्ट रेशियो का मतलब क्या होता है, वो रेशियो जो कि किसी भी इमेज के अंदर, किसी भी पिक्चर के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, किसी भी स्क्रीन के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में यह कहता है कि भाई वो रेशियो जो कि आप कैलकुलेट करते हो किसका, विड्थ का और आपस में हाइट का, उसको हम लोग कहते हैं क्या होना, कि ये एस्पेक्ट रेशियो आ रहा है। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होती है कि विड्थ इनटू हाइट का होना, कि लेट सपोज आपने आपकी इमेज की ये हाइट आ गई, या आपकी इमेज की विड्थ आ गई, तो आप जो रेशियो निकालते हो ना विड्थ और हाइट के दरमियान का, उसको एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप अक्सर अपने मोबाइल में देखते हो, आपसे कहता है कि भाई जो पोर्ट्रेट आपने खींचना है, पिक्चर खींचनी है, 16:9 की होनी चाहिए, 4:3 की होनी चाहिए, 1:1 की होनी चाहिए, जो कि नॉर्मली आपके पास पासपोर्ट साइज पिक्चर होती है। ये क्या होनी चाहिए, तो ये होता है नॉर्मली हमारे पास 16:9 का सिनेरियो होता है, ये व्हाइट स्क्रीन के ऊपर होता है। खुदारा इनको याद रख लीजिएगा, पेपर में इसके ऊपर से एमसीक्यूज बिल्कुल आ सकते हैं, मैंने बड़ी मेहनत से निकाला है कि भाई देखो 16:9 जो कॉमन एस्पेक्ट रेशियोज होती है, इनकी वैल्यूज को याद रखिएगा कि 16:9 कहां पे यूज होता है, वाइडर स्क्रीन के ऊपर, टीवीज के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, मॉनिटर्स के अंदर, मॉडर्न वीडियोस के अंदर, एचडीआई जो वीडियोस आपकी आ रही होती है ना, एचडीएमआई जो आपकी वीडियोस होती है, एचडी बेस्ड वीडियोस, वहां पे क्या होता है 16:9 होता है। 4:3 जो होता है ना, ये स्टैंडर्ड है, ये दुनिया का स्टैंडर्ड है 4:3। वो जो आपकी 4 साल पुरानी वाली डीपी लगी हुई होगी ना, वो 4:3 के ऊपर होगी नॉर्मली। ये पुराने जो टीवीज होते थे, प्रोजेक्टर्स होते हैं, और डिजिटल पुराने डिजिटल कैमरास के अंदर भी 4:3 होता है। ये हमारे पास कहां होता है 1:1 का, ये स्क्वायर फॉर्मेट है। नॉर्मली ये सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल होता है। कहां पे इस्तेमाल होता है, 1:1 का मतलब होता है स्क्वायर फॉर्मेट का होना, यानी कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, माशाल्लाह से जो आप पिक्चर लगाते हो ना जो इंस्टाग्राम के ऊपर, वो 1:1 की होती है बेटा, सही है। अल्ट्रा वाइड क्या होता है, 21:9 का होना। 21:9 क्या होता है, ये अल्ट्रा वाइड रेशियो होता है। यहाँ आपके पास सिनेमैटिक इफेक्ट्स के लिए, यानी कि वो आईफोन का आपने फीचर देखा होगा ना, सारे कैमरे के लोगों को आपने ले लिया, अब तो खैर ये गूगल पिक्सल पे भी आ चुका है, सैमसंग पे भी आ चुका है कि अल्ट्रा वाइड आपका एंगल आना, तो वो 21:9 होता है। सिनेमैटिक इफेक्ट्स के लिए, वाइडर स्क्रीन मॉनिटर्स के लिए इस्तेमाल होता है, जो बड़े मॉनिटर्स होते हैं। 3:2 जो होता है स्टैंडर्ड होता है फोटोग्राफी का, डीएसएलआर कैमरास के अंदर जो इस्तेमाल होता है वो 3:2 होता है। खुदारा इन कॉमन एस्पेक्ट रेशियोज को लाजमी तौर के ऊपर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर के अंदर ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्योंकि देखो थ्योरी के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेगा,
पूछेगा, ये पूछेगा रेशो आ गया। अब बेटा 100 एमसीक्यूज अगर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल आपके पास, तो 30 के अगर आपके पास लेट सपोज ये आ गए, तो बाकी क्या आएगा? ऑब्वियसली सी बात है बेटा, बाकी के अंदर ये बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एग्जांपल्स इसके एमसीक्यूज। तो एग्जांपल्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 16:9 किसको रिप्रेजेंट करता है, 4:3 क्या होता है, 1:1 क्या होता है, 21:9 क्या होता है, 3:2 क्या होता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है एस्पेक्ट रेशियो की? देखो, विजुअल कंसिस्टेंसी मिलती है, ये इंश्योर करता है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो आपके डिस्प्ले के ऊपर प्रॉपर्ली फिट हो रहा है। अब ये रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि भाई आर्ट्स की दुनिया के अंदर, इमेजेस की दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? आप खुद बताओ, आप तमाम लोगों ने कभी ना कभी फेसबुक तो इस्तेमाल करी होगी ना, फेसबुक देखी होगी। अगर मैं फेसबुक पे ऐसी पिक्चर लगाऊं कि मेरी जो मुंडी है, मेरा जो सर है वो बाहर निकला हुआ, खाली मेरी लाते और पेट आपको दिख रहा हो, तो आप बोलोगे क्या बेकार किस्म की सर को बेसिक बात भी नहीं पता। हमारे जो पुराने बूढ़े अंकल होते हैं, आंटीज होते हैं, हमारे वालिदैन जो होते हैं, जिनको नहीं मालूम, जो अपनी फील्ड के अंदर तो बहुत अच्छे होंगे, और हमें मालूम है हमारे जो अंकल आंटीज होते हैं, हमारे वालिदैन जो होते हैं, वो पुरानी जनरेशन के हैं, वो जेनजी जनरेशन से बिलोंग नहीं करते। अब आप खुद देखो कि यार उनको तो नहीं आइडिया इस चीज का बेचारों को, तो कि रेशो क्या होता है, किस रेशो में आपने फिट करना है, तो विजुअल कंसिस्टेंसी मिलती है। रेशो का सबसे बड़ा दुनिया का फायदा क्या है? विजुअल कंसिस्टेंसी आपको मिलती है। ये इंश्योर करता है कि आपका जो कंटेंट है ना, वो डिस्प्ले प्रॉपर्ली हो रहा है, नहीं हो रहा, विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, कुछ कटा हुआ तो नहीं है, आपका सर ही कट गया फॉर एग्जांपल लुइस से, तो ये चीज होती है। सेकंड नंबर के ऊपर मीडिया स्टैंडर्ड्स, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड मीडियम रिक्वायर डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज। फॉर एग्जांपल भाई आपका, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं, सिंस आई एम अ सोशल मीडिया पर्सन, मार्केटिंग सारी की सारी अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद देखता हूं अपने ब्रांड की भी। तो पॉइंट इज दैट कि आप देखो कि यार मेरे पास जो रील्स होती हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स का एल्गोरिथम डिफरेंट है, फेसबुक के ऊपर रील्स का एल्गोरिथम डिफरेंट है, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स का एल्गोरिथम डिफरेंट है। यानी कि देखो, जो आपके पास रील आ रही है ना, वो इंस्टाग्राम के ऊपर उसका एक अलग रेशो होता है कि यार वहां पे जो एक रेशो डलेगा ना, वो अलग होगा। अगर मैं उसी सेम रील को अगर मैं फेसबुक पे चलाऊंगा ना, उसका एक डिफरेंट आपके पास रेशो आएगा। ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप लोगों ने हो सकता है कभी महसूस करी हो कि भाई जो इंस्टाग्राम की रील होती है, जो फेसबुक की डिफरेंट होता है। इंस्टाग्राम पे नॉर्मली आपके पास छोटी आपका रेशो होगा, फेसबुक पे बड़ा होगा, सिंपल है। एस्थेटिक अपील होता है, जिस तरह मैंने कहा कि भाई सबसे बेहतरीन फायदा ही क्या है रेशो का, कि आपका जो आर्ट है ना, वो एस्थेटिक अपील करवाता है। सर्टेन रेशोज आर मोर प्लीजिंग और प्रैक्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट। ये बेसिक चीज है। रेशो की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। रेशो की इंपॉर्टेंस क्या है, एस्पेक्ट रेशो की भी और रेशो की भी। रियल वर्ल्ड की एग्जांपल क्या है? 16:9 वीडियो मींस दैट एवरी 16 यूनिट ऑफ विड्थ द हाइट विल बी 9 यूनिट्स। यानी कि भाई रियल वर्ल्ड की एग्जांपल क्या है? 16:9 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई एवरी 16 यूनिट्स ऑफ विड्थ द हाइट विल बी 9 यूनिट्स। सही है ना? 1:1 का जो इंस्टाग्राम के ऊपर अपीयर होती है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि एवरी 1 यूनिट ऑफ विड्थ हैज द 1 यूनिट ऑफ हाइट। इसका बेसिक मतलब ये होता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है रेशियो इज इक्वल टू एस्पेक्ट रेशियो इज इक्वल टू विड्थ अपॉन हाइट। सही है ना? यही बात मैंने सारी की सारी यहाँ पे लिखी हुई है। द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ या हाइट टू द विड्थ इज ऑफ अ रूम और अ स्ट्रक्चर इज ऑफ इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ विजुअल बैलेंस। ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी आपको एस्पेक्ट रेशियो में बता दी। अब देखो रेशियो मैटर कैसे करती है डिजाइन के अंदर। रेशियोज का बहुत बड़ा रोल होता है डिजाइनिंग के अंदर कि भैया रेशियो हेल्प करती है इंश्योर करने के अंदर कि तमाम कंपोनेंट एक साथ वर्क कर रहे हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे गोल्डन प्रिंसिपल, अभी आप भूल जाओ गोल्डन रेशियो क्या होता है, उसको बाद में सीखेंगे। अभी आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो। क्या देखो यहाँ पे इसकी जो लाइन है बड़ी है, ये देखो एक स्क्वायर के अंदर आ रही है। यहाँ पे देखो फिर एक रेक्टेंगल आ रहा है, फिर इस रेक्टेंगल को फर्दर ब्रेक किया हुआ एक स्क्वायर में, एक रेक्टेंगल के अंदर, और ये देखो किस तरीके से घूम रहा है। तो भैया रेशियो का जो बेसिक मतलब होता है डिजाइनिंग के अंदर, वो क्या होता है कि तमाम कंपोनेंट्स एक साथ में वर्क करें। फॉर एग्जांपल द साइज ऑफ अ लोगो इन रिलेशन टू अ वेब पेज माइट बी सेट इन अ रेशियो। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई गूगल का जब आप उसको ओपन करते हो, तो गूगल का लेट सपोज ब्राउजर आपने ओपन अप किया, तो गूगल के अगर आप सर्च इंजन पे जाते हो बीच में आता है, तो भाई उसका एक रेशो रखा हुआ है ना कि कहां पे आएगा, बीच में। कभी आपने देखा कि वो नीचे आ जाए, ऐसा आएगा तो बेटा कटिया खड़ी कर देगा वो। ठीक है, देखो बेटा आप अगर कभी गूगल को चेक करो, तो भाई गूगल का जो लोगो आता है वो आपके पास एक प्रॉपर रेशो के अंदर गिवन होता है, बीच के अंदर, मिडिल के अंदर। तो भाई इस तरीके से रेशो हमेशा डिजाइनिंग के अंदर क्या करता है, मैटर करता है। सो भाई रेशो हेल्प्स to ensure that different components of the design work together. For example, the size of a Lego in relation to a web page might be set in a ratio, ensuring it fits well within the overall layout. तो ये होता है बेसिकली हमारे पास बेसिक रेशियो का कॉन्सेप्ट। पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर, व्हाट इज अ प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन किसे कहते हैं? देखो प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि आपके डिजाइन के अंदर, आपके आर्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उनके दरमियान में एक डिजाइनिंग हो, इनके दरमियान में एक बैलेंसिंग हो, उनके दरमियान में एक हार्मोनी हो। यानी कि तमाम एलिमेंट्स को मैं एक बैलेंस लेके चलूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल देता हूं कि मैं एक बंदे की और एक घर की पिक्चर को ड्रॉ करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने देखो इलस्ट्रेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बात को समझने के लिए। सिंस आई एम अ डिजाइन टीचर, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बच्चे को साथ साथ इलस्ट्रेशन शो कर सकूं। अब देखो बैड प्रोपोर्शन और गुड प्रोपोर्शन होता क्या है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर
एग्जाम्पल मैं एक बंदे की पिक्चर शो करना चाह रहा हूं जो कि अपने घर की तरफ जा रहा है, या फिर मैं एक बंदे को शो करना चाह रहा हूं जो मेरा मेन पॉइंट ऑफ फोकस है, घर बैकग्राउंड पे होना चाहिए। अगर मैं बंदे को और घर को बिल्कुल इक्वली शो कर दूं, यानी कि दोनों की लेंथ्स को, दोनों की हाइट्स को मैं इक्वल शो कर दूं, अब कोई बच्चा बोले सर ये तो हमने देखे ना इक्वल इक्वल प्रोपोर्शन कर दिया। अरे भाई ये बैड प्रोपोर्शन है। अगर आपका पॉइंट ऑफ फोकस बंदा था और वो घर आपको बैकग्राउंड पे शो करना था, तो ये बैड प्रोपोर्शन पे काउंट होगा। वाइल अगर मुझे गुड प्रोपोर्शन क्या होगा कि बंदा सामने हो, बंदे की फिजिक सामने हो, बंदे की एबिलिटीज सामने हो, बंदा सामने हो, और बैकग्राउंड के ऊपर अगर मुझे घर शो अप करना था, तो ये गुड प्रोपोर्शन में काउंट होगा। तो ये डिपेंड करता है आपके आर्ट टू आर्ट के ऊपर कि आपका आर्ट क्या है, आप उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना चाह रहे हो। सो हमेशा याद रखिएगा प्रोपोर्शन होता क्या है। प्रोपोर्शन रेफर्स टू द कंपैरेटिव रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स इन द डिजाइन, ensuring the size of elements in the relation to one another, creating harmony and balance. If two ratios are equal, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, if two ratios are equal then the quantities are said to be in proportion. अगर दो क्वांटिटीज के रेशियोज क्या है, आपस में बराबर हैं, तो वो एज क्वांटिटीज का कहलाती है एक प्रोपोर्शन के अंदर। अब देखो whenever we talk about the design proportions, तो डिजाइन प्रोपोर्शन के अंदर दो बड़े मेजर एस्पेक्ट आते हैं, दो बड़े मेजर रूल्स आते हैं। एक का नाम है गोल्डन रेशियो, एक का नाम है रूल ऑफ थर्ड। ये क्या होता है? इन डिजाइन द प्रोपोर्शन हेल्प मेंटेन द विजुअल हार्मोनी ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स विद इन अ सिस्टम। जैसे मैंने आपको उर्दू में डिफाइन करा कि बेटा तमाम एलिमेंट्स को एक साथ लेके चलना, डिफरेंट कंपोनेंट्स को एक साथ लेके चलना कि विजुअल हार्मोनी हो सके, तो ये कहलाता है प्रोपोर्शन इन डिजाइन का। हमारे पास कॉमन प्रोपोर्शनल सिस्टम जो होते हैं डिजाइन के, उनमें से एक का नाम है गोल्डन रेशियो, एक का नाम है रूल ऑफ थर्ड। ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको समझाता हूं गोल्डन रेशियो क्या होता है, मगर उससे पहले अगर आप एक इलस्ट्रेशन को देखो तो देखो, जैसे लेट सपोज आप लोगों ने अक्सर देखा होगा आपके जो अंकल, चाचा, ताया या आपके वालिदैन कभी एफल टावर जाते हैं ना, तो वो एफल टावर के ऊपर ऐसे हाथ खड़ा करके, लेट सपोज अगर ये एफल टावर आ रहा है तो भाई वो दूर से पिक्चर ऐसे खींचते हैं कि उनका हाथ जो आ रहा हो वो एफल टावर के ऊपर आओ, या बुर्ज खलीफा के पीछे जाके लोग इस तरीके से पिक्चर खींचते हैं। तो यानी कि आप जो अपनी इमेज कैप्चर कर रहे हो तो उसमें एक प्रोपोर्शन रखते हो ना कि यार आप बड़े नजर आओ, बुर्ज खलीफा छोटा नजर आया आपसे, या आप बड़े नजर आओ और जो एफल टावर बैक साइड पे छोटा नजर है। तो ये प्रोपोर्शन ही तो है। ये क्या चीज है भाई? आप एक अपनी आप डिजाइन के एलिमेंट्स को ऐसे सेट कर रहे हो, भाई वो बुर्ज खलीफा आपके डिजाइन का एलिमेंट है, आपका हाथ एक एलिमेंट है, या आप एक ऑब्जेक्ट हो, आप इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हो कि आप प्रोपोर्शन वाइज आप सही आ सको। सेम गोज फॉर हेयर कि भाई ये देखो, जैसे ये बंदा ये हॉट बैलून को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब हॉट बैलून बहुत बड़ी चीज होती है भाई, उसमें बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकता है तफरी के लिए। तो ये देखो, ये अपने हाथ के जरिए इस तरीके से पिक्चर खींची कि एक प्रोपोर्शन में आपको शो हो रही है। तो दैट्स हाउ नॉर्मली प्रोपोर्शन वर्क्स। अब देखो ये गोल्डन रेशियो क्या होता है, आइए जरा गोल्डन रेशियो को समझते हैं, फिर रूल ऑफ थर्ड को समझेंगे। गोल्डन रेशियो जो है ये मैथमेटिकल रेशियो है, ये नेचर के अंदर फाउंड होता है, आर्किटेक्चर के अंदर फाउंड होता है, और ये अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है 1.618 के, एंड इट इज ऑफन डिनोटेड बाय फाइ। तो गोल्डन रेशियो क्या होता है, इस पे एमसीक्यू आ सकता है। गोल्डन रेशियो की वैल्यू क्या होती है भाई? गोल्डन रेशियो की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है 1.618 के बराबर। क्लियर है? गोल्डन रेशियो इज अ स्पेशल मैथमेटिकल रेशियो which offer found in nature, art and architecture and design. It is approximately equal to 1.618 and is often denoted by the Greek letter phi. जो बातें मैंने उर्दू में बताई सारी बातें यहाँ पे लिखी। मतलब क्या है कि आप दो टर्म्स के दरमियान में रेशियो लेते हो और वो रेशियो की वैल्यू अगर आपके पास आ रही है 1.618 के बराबर, तो गोल्डन रेशियो कहते हैं। अब देखो डेफिनेशन क्या होती है गोल्डन रेशियो की। इफ अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी, वेयर ए इज द लॉन्गर पार्ट एंड द बी इज द शॉर्टर पार्ट, देन द रेशियो इज गोल्डन इफ this means that the whole part A plus B is to the longer segment A as the longer segment to the shorter segment B. यानी कि अगर मेरे पास एक लाइन आ रही है, उसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, A बड़ा वाला पार्ट है, B छोटा पार्ट है, तो अगर मैं ऊपर A प्लस B करता हूं यानी कि टोटल लाइन सेगमेंट का सम, और नीचे सिंपल A को रखता हूं, तो मेरे पास जो रेशियो आए, अगर वो रेशियो 1.618 के बराबर है, तो इसको गोल्डन रेशियो कहा जाता है। इसकी की प्रॉपर्टीज क्या होती है गोल्डन रेशियो की? गोल्डन रेशियो की दुनिया के अंदर दो बड़ी फेमस प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा हमारे पास गोल्डन रेशियो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो गोल्डन रेशियो की प्रॉपर्टीज होती हैं, आपके पेपर में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर होती है इररेशनल नंबर का होना। द गोल्डन रेशियो कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज एन एग्जैक्ट फ्रैक्शन थ्रू इट्स डेसिमल अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू 1.61803339887, और आगे चलता जा रहा है वो। तो याद रखिएगा गोल्डन रेशियो की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है? की प्रॉपर्टी ये इररेशनल नंबर होता है। सेकंड नंबर के ऊपर ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है गोल्डन रेशियो की, ये रिलेट करता है दो नंबर से, यानी कि भैया इसकी फ्रैक्शंस के अंदर अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने पे जाओगे ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू आपको कभी भी नहीं मिलती फ्रैक्शन में। तो यही बात पहले उस पे लिखी हुई कि इररेशनल नंबर है, एग्जैक्ट फ्रैक्शन आपको नहीं मिलेगा। अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन होता है गोल्डन रेशियो का 21/13 के या फिर 34/21 के, तभी इसको हम क्या कहते हैं, क्लोजली रिलेट कर रहा होता है फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर। फिबोनाची सीक्वेंस आपके लेवल का नहीं है, उसको छोड़ दो। फिलहाल बस इतनी बात ध्यान में रखो, जो आपके पास एक गोल्डन रेशियो होता है, इसका जो अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन होता है 21/13 या 34/21 होता है। इसको मैंने यहां पे डिफाइन भी करा हुआ है कि एक दफा पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है कि
कि भाई आपके पास गोल्डन रेशो क्या होगा। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि भैया देखो दो एलिमेंट्स है, 34/21 है, 34/21 है, और दूसरा क्या होगा 21/13 होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा 21/13 के बराबर होगा, 34/21 और 21/13 ये हमारा गोल्डन रेशो होता है। सही है ना, 34/21 या फिर 21/13 ये गोल्डन रेशो का आपके पास एक अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शन बेस वैल्यू होती है, तो ये पूछी जा सकती है आपसे। एप्लीकेशन क्या होती है गोल्डन रेशो की। देखो सबसे बड़ी एप्लीकेशन गोल्डन रेशो की जो कि पेपर में आने के ज्यादा चांसेस है, वो क्या होती है कि भैया आर्ट्स एंड डिजाइन्स के अंदर कि भाई ये एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशंस का होना। यानी कि आप इस तरीके से चीजों को ड्रॉ करो। फॉर एग्जांपल एक बड़े मशहूर आर्टिस्ट थे। एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रेशोज क्या है, ये बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछी जाएंगी, एप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रेशो। तो आपने इसका बड़ा खास ख्याल रखना है कि भाई ये ऑब्वियसली आपके आर्ट्स और डिजाइन से लिंक कर रही है, आपके डिजाइन एप्टीट्यूड से, तो इसके कॉन्सेप्ट ज्यादा पूछे जाएंगे। अब देखो गोल्डन रेशो का सबसे मेन तरीन कंपोनेंट एप्लीकेशन क्या होती है कि आर्ट्स और डिजाइन में इस्तेमाल होना। अगेन गोल्डन रेशो का काम क्या है, प्रोपोर्शन का है, रेशो का काम क्या है कि भाई एस्थेटिकली प्लीजिंग कंपोजिशन आपको मिले। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि एक आर्टिस्ट थे लियोनार्डो दा विंसी, जिनकी एक बड़ी मशहूर ड्राइंग है, और उस ड्राइंग को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी, बनाया हुआ भी है कि आप उसको देख सकें कि भाई इसके अंदर देखो गोल्डन रेशो का इस्तेमाल कैसे हुआ है। कि गोल्डन रेशो अगर आप और से देखो, ये एक आदमी नहीं है, बैक साइड पे दो आदमी खड़े हुए। इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम भी करके आपको दिखाऊं कि बेटा देखो ये दो आदमी खड़े हुए, एक आदमी सामने एक आदमी बैक साइड पे। देखो यहां से इसका क्या डिस्टेंस है, यहां से इसका एक बेहतरीन डिस्टेंस है। ये हाथ देखो एक रेशो के अंदर एक बेहतरीन आपके प्रोपोर्शन के अंदर ऊपर हुए हुए हैं। इन हाथों का डिस्टेंस सेंटर से एक अलग आ रहा है। फिर जो बैक साइड पे बंदा खड़ा हुआ है अपने हाथों को सीधा करके, वो अलग है। बैक साइड पे जो बंदा खड़ा हुआ है जिसकी आपको टांगे दिख रही हैं खुली भी, वो अलग है। फ्रंट के ऊपर जो बंदा खड़ा हुआ है वो अलग है। तो ये देखो ये जो है ना, ये गोल्डन रेशो के ऊपर बनाई गई है। यानी कि आपने हर कंपोनेंट का एक रेशो निकाला हुआ है कि भैया सेंटर से कितनी दूर होगा। सर्कुलर शेप अगर आ रही है तो देखो ये सामने वाला बंदा एक सर्कुलर शेप को फॉलो अप कर रहा है, तो बैक साइड वाला एक स्क्वायर के अंदर मेरे पास डेटा आ रहा है उसको फॉलो अप कर रहा है। तो ये हमारे पास देखो इसकी बेसिक एक एप्लीकेशन आ गई, किस तरीके से ये यूज हो रहा है। इसी तरीके से हमारे पास आर्किटेक्चर के अंदर भी इस्तेमाल होती है कि भाई दुनिया के अंदर कई तरह की बड़े जो मशहूर हेरिटेज हैं वो सारे के सारे गोल्डन रेशो में बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जो ग्रीस के अंदर आपके पास पैराथेनॉन है, वो क्या है, ये देखो ये वाली ये गोल्डन रेशो में बनी हुई है कि भाई हर जो आपकी पिलर आ रहा है दूसरे पिलर से डिस्टेंस के ऊपर है, किस तरीके से सेंटर वाली चीज कहां पर आ रही है। तो ये आपके पास गोल्डन रेशो का इस्तेमाल करते हुए आ रहा है। नेचर के अंदर गोल्डन रेशो का इस्तेमाल होता है कि अगर आप कभी भी कोई शेल वगैरह देखो ना, सीपी वगैरह जो होती है, जब समंदर के किनारे जाते हो सीपीज देखते हो, तो शेल्स हो गए, गैलेक्सीज हो गई, फ्लावर्स के पीटल्स हो गए, सारे के सारे गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा आप एक मशहूर एग्जांपल इसकी ले सकते हो कि गजा आपके पास जो ये इजिप्ट के अंदर पैरामाइड्स होते हैं, तो ये पैरामाइड्स देखो आपके पास एक गोल्डन रेशो को फॉलो कर रहे हैं कि भैया देखो यहाँ पे एक पैरामाइड है, फिर यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल टाइप का एरिया इतना छोड़ा हुआ है, देन आपके पास दूसरा पैरामाइड आ रहा है, फिर आपके पास रेक्टेंगल टाइप का एरिया छोड़ा हुआ है, तो ये गोल्डन रेशो को फॉलो अप कर रहे हैं। सिमिलरली देखो अगर आप और से यहाँ पे हमारे पास एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, और वो कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है हमारे पास कि टाइपोग्राफी और लेआउट के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है कि भाई देखो टाइपोग्राफी के अंदर जैसे गोल्डन मैंने बड़ा लिखा हुआ है, रेशो मैंने छोटा लिखा हुआ है, तो उसके अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। वेबसाइट्स के अंदर, लोगोस के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है। और अगर आप देखना चाहते हो गोल्डन रेशो क्या चीज है, अरे भाई गोल्डन रेशो सिंपल सा मतलब है कि अरे आप एक रेक्टेंगल लो जिसकी विड्थ को आप ले लो 1 के बराबर, और लेंथ ले लो उसकी आप 1.618 के बराबर, तो ये क्या कहलाएगा गोल्डन रेक्टेंगल। कि आपने विड्थ ले ली 1 के बराबर और उसकी लेंथ आपने ले ली 1.618 के बराबर, तो क्या कहलाएगा गोल्डन रेक्टेंगल। व्हेन अ स्क्वायर इज रिमूव फ्रॉम अ गोल्डन रेक्टेंगल, द रिमेनिंग रेक्टेंगल विल आल्सो हैव प्रोपोर्शंस टू फॉलो द गोल्डन रेशो, जो कि यहाँ पे हमारे पास पैरामाइड्स के अंदर हो रहा होता है। सिंपल सी बात है कि भाई अगर आप एक रेक्टेंगल लेते हो जिसकी लेंथ है आपके पास 1.618 के बराबर, जो गोल्डन रेशियो का बेसिक वैल्यू होती है, और उसकी विड्थ है 1 के बराबर, तो गोल्डन रेक्टेंगल बन गया। तो इसी बात को यहाँ पे वो डिफाइन कर रहा है। तो ये आता है हमारे पास गोल्डन रेशियो का कॉन्सेप्ट। सिमिलरली बेटा हमारे पास देन आता है रूल ऑफ थर्ड्स का होना। अब देखो रूल ऑफ थर्ड क्या है। द रूल ऑफ थर्ड इज द बेसिक प्रिंसिपल इन आर्ट, फोटोग्राफी एंड डिजाइन दैट हेल्प्स टू क्रिएट द बैलेंस एंड विजुअली अपीलिंग कंपोजिशन। It involves dividing an image into a grid of 9 equal parts with the horizontal and 2 vertical lines. अब देखो सिंपल सी बात है, आप कभी भी फेसबुक पे पिक्चर अगर अपलोड कर रहे होते हो ना, तो आपके पास क्या होता है, इस तरह की लाइंस आपको शो होती हैं कि पिक्चर को आपने कहां पे रखना है। तो ये उसी की बात कर रहा है भाई, ये जो बंदा है ना, ये उसी की बात कर रहा है कि भाई आपके पास क्या होगा, दो वर्टिकल लाइंस आ गई, लेट्स सपोज ये दो वर्टिकल लाइंस आ गई, और हमारे पास दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ गई, दो क्या आ गए हॉरिजॉन्टल लाइंस। टोटल कितने ग्रिड्स आ गए, टोटल ये 9 ग्रिड्स बन जाएंगे ना आपके पास। तो ये उसी की बात कर रहा है, ये कराता है रूल ऑफ थर्ड्स हमारे पास। भाई ये जो आप फेसबुक के ऊपर जब पिक्चर अपलोड करते हो या इंस्टाग्राम के ऊपर आप पोस्ट डाल रहे हो, तो वो आपसे कहता है ना एडजस्ट करने के लिए, तो एडजस्ट जब आप कर रहे हो तो ग्रिड्स आ जाती हैं, तो वो रूल ऑफ थर्ड्स के ऊपर आ रहा है। इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ इमेज इनटू ग्रिड्स
कंसिस्टेंट्स ऑफ 9 इक्वल पार्ट्स। और ये 9 इक्वल पार्ट्स कैसे फॉर्म होते हैं कि आप दो वर्टिकल पे लाइन ली, आपने दो हॉरिजॉन्टल पे लाइन ली एक स्क्वायर के अंदर, तो ये आपके पास क्या है, रूल ऑफ थर्ड आ गया। ग्रिड लेआउट, इमेजिन 3 by 3 ग्रिड ओवर योर फ्रेम और कैनवस। सिंपल सी बात है, मैंने आपको कहा भाई इसका रूल क्या है, ये रूल हम डिफाइन कर रहे हैं, रूल ऑफ थर्ड्स वर्क कैसे कर रहा है। द इमेज इज डिवाइडेड इनटू 9 इक्वल रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स, यानी कि भैया 9 इक्वल पार्ट्स के अंदर आपकी इमेज डिवाइड हो गई। की फोकस पॉइंट क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्रिड लाइंस आर वेयर द व्यूअर आई नेचुरली ग्रेविएट्स, यानी कि भाई ये जो आपकी ग्रिड्स होती है ना, इसके जरिए आप डिफाइन कर रहे होते हैं जहां पे इंसानी आंख जो नॉर्मली इसको ठहर के देखना पसंद करेगी, जहां उसको दिखेगी वो चीज। दीज 4 पॉइंट्स आर कंसीडर द आइडियल प्लेस फॉर द पोजीशन और अ सब्जेक्ट और अ फोकल एलिमेंट ऑफ योर इमेज, यानी कि भैया ये जो आपके पॉइंट्स होते हैं बीच के, ऊपर के, नीचे के, ये आपके आइडियल पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपकी इमेज सबसे ज्यादा दिखेगी। प्लेसमेंट क्या होती है भाई, सब्जेक्ट्स प्लेस अलोंग द लाइंस और एट द इंटरसेक्शन क्रिएट मोर डायनेमिक एंड इंटरसेक्टिंग कंपोजिशन वेयर एज सर्टेनिंग एवरीथिंग, यानी कि भैया आप सेंटर के ऊपर सारी चीज डालो, उससे बेहतर होता है कि आप ग्रिड लाइन के ऊपर अक्रॉस द बॉर्डर आप सबको फैलाओ, सबको आप उसको प्रॉपर्ली स्कैटर करो, यानी कि आप प्रॉपर्ली आपकी ग्रिड लाइंस के अलोंग आपकी अगर प्लेसमेंट हुई भी अच्छी, तो अच्छी तरीके से चीज दिखेगी। तो ये बेसिक चीज है भाई, इसमें कोई मुश्किल चीज थोड़ी आई है, बचपन से करते हुए आ रहे हो, फेसबुक पे पिक्चर डाल लो, इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाल लो, तो यही तो रूल ऑफ थर्ड आ रहा है। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, एप्लीकेशंस की फोटोग्राफी के अंदर आ गई, प्लेस द हॉरिजॉन ऑन द टॉप और द बॉटम rather than in the center, positioning the main subject like a person, element or the animal or the object at one grid of the intersection। आर्ट्स और डिजाइनिंग के अंदर इसका बहुत इस्तेमाल होता है कि अलाइन की एलिमेंट सच एज हॉरिजॉन और द सब्जेक्ट टू द लाइन फॉर अ बैलेंस लेआउट, यानी कि जब आप आर्ट्स क्रिएट कर रहे हो, कोई डिजाइन बना रहे हो, तो उसमें हॉरिजॉन और सब्जेक्ट को आपने किस तरीके से मेन फोकस पे रखना है। फिल्म और वीडियो के अंदर होता है कि हम ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए फ्रेम करते हैं सब्जेक्ट्स को, एलिमेंट्स को, ताकि व्यूअर का फोकस आ सके। तो भैया इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है, अगेन फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लैंडस्केप फोटो, द हॉरिजॉन इज प्लेस्ड ऑन द टॉप और बॉटम थर्ड ऑफ द इमेज। सही है ना, बहुत सारी इसमें हो सकती है, आप ट्री को कहीं पे फोकस पॉइंट के तौर पे बीच में शो करवाना चाह रहे हो, तो ये कहलाते हैं हमारे पास रूल ऑफ थर्ड का। देखो ये तमाम जो मैंने वर्डिंग आपको उर्दू में डिफाइन करी है, सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने इसीलिए कोशिश करी कि इलस्ट्रेशन भी शो करूं ताकि आपको मजे से पूरी की पूरी बात समझ में आए। तो डिजाइनिंग के अंदर एक और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज ली कॉर्बूसियर मॉडलर। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो किस तरीके से आपने प्रोपोर्शन सिस्टम को डेवलप करना है इन ऑर्डर टू आर्किटेक्चरल डिजाइन के अंदर विद द ह्यूमन डायमेंशंस। उसकी एक बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ रही है, और मैं इन तमाम बातों को यहाँ पे लिख भी चुका हूं कि देखो ली कॉर्बूसियर मॉडलर होता क्या है। ली कॉर्बूसियर मॉडलर हमसे कहता है कि एक प्रोपोर्शनल सिस्टम है, ये जो डेवलप किया जाता है हार्मोनाइज द आर्किटेक्चरल डिजाइन विद द ह्यूमन डायमेंशंस के ऊपर, कि भाई फॉर एग्जांपल ये बंदा खड़ा हुआ है, क्या रेशो के अंदर इसका पीठ होगी, क्या रेशो में इसकी टांगे होंगी, किस तरीके से ये कहां पे स्टैंडर्ड होगा, कितनी दूर होगा, कहां से होगा, इसका हैंड कितना बड़ा होगा, हैंड गेस्चर क्या होगा, इसका पेट कितना दूर है, इसके जो आपके पास शोल्डर्स आ रहे हैं वो कहां पर है, वो सारी की सारी चीजें हैं। तो भैया यह हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये इंटीग्रेट होता है गोल्डन रेशल के ऊपर और फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर। फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है भैया, फिबोनाची सीक्वेंस इज अ सीरीज ऑफ नंबर वेयर ईच नंबर इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग वंस starting from the 0 and 1। The sequence appear in various natural phenomena and human made structure। Here are some of the notable examples। कि भैया देखो ये फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है ये दुनिया भर में हर जगह पे इस्तेमाल होता है, आर्ट्स के अंदर, दुनिया के अंदर, कि फ्लावर्स के जो पीटल्स होते हैं ना भैया, मेनी फ्लावर्स हैव पीटल्स इन फ्रीक्वेंसी नंबर्स। फॉर इंस्टेंस लिलीज हैव 3 petals, buttercups have 5, daisies can have 34, 55 और even 89 petals। सीड हेड्स जो आपके पास आ रहे होते हैं, सनफ्लावर्स के सीड हेड्स क्या होते हैं, डिस्प्ले करते हैं स्पाइरल मूवमेंट को, डेट करस्पॉन्ड टू द फिबोनाची नंबर्स। या आपके पास पाइन कोन्स आ गई, ह्यूमन एटोनॉमी के अंदर बहुत इस्तेमाल होता है भैया। तो नंबर ऑफ बोन्स होती हैं आपकी इंसानी हाथ के अंदर, क्या होती हैं कि देखो आपकी थम्स के अंदर 2 बोन्स हैं, इंडेक्स फिंगर के अंदर 3 आ रही है, मिडिल फिंगर में 5 आ रही है, 8 आ रही होती है रिंग फिंगर्स के अंदर, जो चौथी उंगली होती है, 13 आती है, 13 बोन्स होती हैं लिटिल फिंगर्स के अंदर। सीक्वेंस बहुत इस्तेमाल होता है, मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर इस्तेमाल हुआ है, म्यूजिक के अंदर इस्तेमाल होता है, म्यूजिकल स्केल्स के अंदर। तो ये बेसिक 2 पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखिएगा, जो गोल्डन रेशियो जिसके ऊपर इंटीग्रेट होता है। एक का नाम है ली कॉर्बूसियर मॉडलर, दूसरे का नाम है फिबोनाची सीक्वेंस। इन दोनों के बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी एग्जांपल्स भी लिखी हुई है, इनको काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा। ये मैंने तमाम बातें यहाँ पे डिफाइन करी, मैं सारी बातें करी थी यहाँ पे, सारी बातें, उन दोनों बातों को मैंने तरीके से लिखा हुआ है। गोल्डन रेशियो क्या होता है, रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, इन तमाम चीजों का होना। फॉर्मूला फॉर दी प्रोपोर्शन क्या होता है भाई, फॉर्मूला फॉर दी प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या है, किसके बराबर है। ये बराबर होता है a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय b, वेयर a b c d आर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इन प्रोपोर्शन। और सॉल्व करने के लिए हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, ये टर्म इसके d वाली जो टर्म है ये a के पास चली जाएगी, जो b यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा a इंटू डी इज इक्वल टू b इंटू c। बेसिक न्यूमेरिकल इस पे आ सकते हैं हमारे पास, सही है ना। बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी कैन फाइंड द अननोन वैल्यूज इन द प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। सारी बातें बेसिक हैं। अब देखो भाई एप्लीकेशन क्या होती है रेशियो प्रोपोर्शंस की, मैंने आपको ऑल्दो ऊपर बहुत सारी आपको ऑलरेडी एप्लीकेशन बता दी हैं, मगर अभी सारी बातों को समझते हैं। अब देखो एप्लीकेशन क्या होती है, एक जनरल एप्लीकेशन हमारे पास क्या
आ रही होंगी। देखो सबसे पहले द एप्लीकेशन ऑफ रेशियोज एंड प्रोपोर्शन इन डिजाइन कैन बी सीन इन वेरियस फील्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, ये हमारे पास जो है ना एक समंदर की पिक्चर है, दूर एक पहाड़ी खड़ी हुई है गवादर की, लेट सपोज, और यहाँ पे देखो हम किस तरीके से उसको एडजस्ट कर रहे हैं। भैया रेशियो प्रोपोर्शन ही तो है, आप किस रेशियो में एडजस्ट कर रहे हो, किस प्रोपोर्शन पे एडजस्ट कर रहे हो, यही तो आपकी एप्लीकेशन है। पहली सबसे इंपॉर्टेंट तरीन एप्लीकेशन क्या होती है रेशियो प्रोपोर्शन की डिजाइनिंग की दुनिया के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर है। द प्रोपोर्शन बिटवीन द फॉन्ट साइज, लाइन हाइट्स, मार्जिन मस्ट बी सेट टू एंश्योर द रीडेबिलिटी एंड एस्थेटिकल अपील। भाई फॉर एग्जांपल लोगों को वर्ड का डॉक्यूमेंट भी बनाना नहीं आता होता, वर्ड के ऊपर आप एक लेआउट डिजाइन करते हो ना, लेआउट क्या चीज है भाई, वो ग्राफिक, वो बेसिक आप रेशियो प्रोपोर्शन को सिलेक्ट करो ना, मार्जिन कितनी दूर होगी, कौन सी आपने हेडिंग पहले रखनी है। अगर आप कभी मेरी, अगर आप इस कंटेंट को भी देखो तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चीजों को टाइप करा हुआ है, कुछ को नहीं करा हुआ। ऊपर देखो यहाँ पे एक हेडर आ रहा है, एक फुटर आ रहा है। ये टाइपोग्राफी के अंदर पूरी क्या देख रहा हूँ मैं, रेशियो प्रोपोर्शन देख रहा हूँ, मेरा एक आर्ट है, मेरी कला है ना ये। फॉर एग्जाम्पल टाइपोग्राफी का कोर्स है, तो भाई यहाँ पे क्या चीज आ रही है, देखो इस प्रिंसिपल को ब्लैक को मैंने लिखा हुआ है, छोटा कौन सा लिखा हुआ है। तो टाइपोग्राफी के अंदर आपका कैसे इस्तेमाल हो रहा है आपके पास, भाई इस्तेमाल इस तरीके से हो रहा है कि आप किस तरीके से अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हो, कहां पे प्लेस कर रहे हो, उनका रेशियो क्या होगा, उसकी साइज क्या होगा, उसका हाइट क्या होगी, वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, तमाम चीजें हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है हमारे पास, वो होता है कि भैया लेआउट डिजाइनिंग के अंदर आपको किसी वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करना है। क्या होती है रेशियो प्रोपोर्शंस की, भाई दुनिया तो आजकल आईटी के पीछे पागल है, दुनिया जब आईटी के पीछे पागल है, सबसे बेहतर तरीकेकार तो गोल्डन रेशियो के रूल ऑफ थर्ड्स को हम यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट की लेआउट डिजाइनिंग के अंदर। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को देखो, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रखी है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में कैसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कि भाई देखो सबसे पहले हमने एक गोल्डन रेक्टेंगल ले लिया, क्योंकि भाई अपीलिंग कलर होता है गोल्डन कलर। ड्रॉ रेक्टेंगुलर यूजिंग द रेशियो ऑफ 1:1.618, जो गोल्डन रेशियो का हमारा रेक्टेंगल होता है ना, कि देखो मैंने कोशिश क्या करी है कि मेरे पास जो विड्थ आ रही है 1 के बराबर हो और जो लेंथ आ रही है 1.618 के बराबर आ रही हो। दिस विल बी योर ब्राउजर विंडो, ये हमारी क्या होगी, ब्राउजर विंडो होगी। अब मैं क्या करता हूं, इसी के अंदर एक और रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूं। डुप्लीकेट द रेक्टेंगल फ्रॉम द स्टेप नंबर 1 एंड वर्टिकली रोटेटेड। तो मैंने अब क्या करा, इस रेक्टेंगल को, दो रेक्टेंगल्स आ रहे हैं ना, देखो एक रेक्टेंगल तो मेरे पास ये वाला आ रहा है, इसको मैं शो कर देता हूं, ये देखो एक रेक्टेंगल तो आपके पास ये वाला आ रहा है ना, जो ये एक रेक्टेंगल आपका ऑलरेडी चल रहा था, ये जो मेरा एक रेक्टेंगल था, एक रेक्टेंगल तो हमारे पास ये आ रहा है, सही है। हमने क्या करा, हमने इसके ऊपर सेम, हमने स्टेप नंबर 1 को रिपीट करा और हमने इसके ऊपर एक गोल्डन कलर का अब वर्टिकली रोटेट करके रेक्टेंगल एक और ड्रॉ कर दिया। रोटेटेड प्लस रीसाइज, यानी कि रीसाइज करने का मतलब है उसको वर्टिकली हमने बना लिया। कीपिंग द प्रोपोर्शंस लॉक्ड, रीसाइज द रेक्टेंगल टू फिट विद इन योर लार्जर रेक्टेंगल। उसके बाद हमने क्या करा, रिपीट द प्रीवियस स्टेप्स अंटिल यू एस्टैब्लिश अ डिजायर ग्रिड स्ट्रक्चर, यानी कि जो भी आपका ग्रिड स्ट्रक्चर होता है आप उसको फॉर्म करते हो कि भाई लेट सपोज डेट यहां पर आएगी, नेम यहां पर आएगी, बंदी की डेजिग्नेशन यहां पर आएगी। लेट सपोज अगर मैं किसी ऑफिस के लिए वेबसाइट को डिजाइन कर रहा हूं, यहां पे क्या आएगा, यहां पे उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन आ गई, कुछ भी आ गई। अलाइन द एलिमेंट्स, इसके बाद फिर हम एलिमेंट्स को जो अलाइन करते हैं कि लोगो कहां पर है, ग्लोबल नेविगेशन आ गई, सैप का जैसे आपके पास आ रहा है, लोकल नेविगेशन आ गई, मेन कंटेंट आ गया। फेसबुक की अगर मैं बात करूं, जैसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर मेरी यहां पे आ गई, यहाँ पे ऊपर टैब्स आ गए, कोई मार्केट प्लेस का, वीडियोस का, प्रोफाइल का, सो ऑन। यहाँ पे पोस्टों का सिनेरियो आ गया, यहाँ पे आपके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट वगैरह जो दिख रही होती है, मेन कंटेंट। द पॉइंट इज डेट, कहने का मकसद क्या है कि आप किस तरीके से वेबसाइट को डिजाइन कर रहे हो, रेक्टेंगल्स को फॉर्म करके, गोल्डन रेशियो को फॉर्म करके। गोल्डन रेशियो का बेसिक मकसद क्या है, बेसिक मतलब क्या है कि भाई एक प्रोपोर्शन को डिफाइन करता है। गोल्डन रेशियो बस आपको एक प्रोपोर्शन डिफाइन करता है। रूल ऑफ थर्ड आपको ग्रिड्स बनाना सिखाता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो तबाही मचा देते हैं। गोल्डन रेशियो का बेसिक मकसद ये है कि भैया तुमने एक रेक्टेंगल बनाया, गोल्डन रेक्टेंगल, जिसका आपने आपने विड्थ रख दी 1, लेंथ रख दी 1.618 के बराबर। तो भैया आप एक रेक्टेंगल को लेके चल लो, आप तरीके से टर्म्स को लेके चल लो, यानी कि एक जो स्टैंडर्ड रेशियो है उसको लेके आप चल लो अपनी चीजों को फॉर्म करने के अंदर। और रूल ऑफ थर्ड का मतलब है ग्रिड्स को लेके आप चल लो, ग्रिड्स आप फॉर्म कर रहे हो। ग्रिड्स का मतलब क्या हो गया, यानी कि मैं अपने ओवरऑल स्क्रीन को डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करके उनके अंदर चीजों को भर रहा हूं, इस तरीके से को देखने में बड़ी अच्छी लगे। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये इसकी डिजाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है, बेतहाशा होता है। आर्किटेक्चर के अंदर बहुत इस्तेमाल है। जैसे हमारे पास देखो आर्किटेक्चर के अंदर गोल्डन रेशियो का क्या इस्तेमाल है, यहां पर आ रहा है कि भाई बिल्डिंग द प्रोपोर्शंस, आर्किटेक्ट्स यूज रेशियोज टू मेंटेन द प्रोपोर्शंस बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, ensuring that the rooms and windows are not too large or small related to the overall structure. फॉर एग्जाम्पल आप इसकी एग्जाम्पल ले लो, आपका घर है भाई, उस घर की जो डिजाइन होगा ना, अपने वाले साहब से अभी जाके पूछेगा कि भाई मेरे घर का डिजाइन का है, वो आपको बताएंगे भाई जब दादा ने घर बनाया था या परदादा ने घर बनाया था या मैंने जब घर बनाया है, तो भाई यहाँ पे देखो ये वॉशरूम का डिजाइन हमने दिया था, हमने इसकी एक कमरे की हाइट कितनी होगी, हमने 14 फुट की रखी हुई है या हमने 15 फीट की रखी हुई है, और कमरे के बाहर क्या होगा, वॉशरूम होगा, कमरे के अंदर वॉशरूम होगा। ये पूरी डिजाइनिंग है बेटा, ये पूरा डिजाइनिंग के अंदर रेशियो प्रोपोर्शंस हर जगह पे इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग प्रोपोर्शंस में बहुत इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जैसे मैंने आपसे कहा प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर,
प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगा भाई? आजकल तो शार्क टैंक का दौर है, देखते होंगे ना, उसमें क्या होता है क्वेश्चन, वो शार्क्स क्या पूछ रहे होते हैं भाई, प्रोडक्ट का डिजाइन तुम्हारा इतना घटिया कैसे है, या प्रोडक्ट का डिजाइन बड़ा अपीलिंग कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आप लेस के पापड़ खाते हो, उसका डिजाइन कैसा होता है, और जो 5 रुपए के बल्ले बल्ले पापड़ मिलते हैं, अर्थोकल पापड़ मिलते हैं, उसका डिजाइन कैसा होता है। तो ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंदर बड़ा काम आता है। द अर्गोनॉमिक प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट, अर्गोनॉमिक का मतलब जो कि भैया फ्रेंडली हो, सच एज फर्नीचर, हैंड टूल्स, यानी कि जो ह्यूमन फ्रेंडली प्रोपोर्शंस होती हैं, कि भैया जो इंसान को एस्थेटिकली अपील कर सके। फर्नीचर है, हैंड टूल है। फॉर एग्जाम्पल, चिन्योटी फर्नीचर जो होता है बड़ा फेमस होता है, कभी नाम सुना है? क्यों होता है? क्योंकि भाई वो होता ही खूबसूरत है, खुशबू का एहसास होता है, फिर बना हुआ बहुत अच्छा होता है, वो लकड़ी बहुत अच्छी होती है। और हैंड टूल्स हो गए, क्रिटिकल फॉर द कंफर्ट एंड फंक्शनबिलिटी, डिजाइनर्स मस्ट कंसीडर प्रोपोर्शन सच एज द ह्यूमन स्केल विच इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जांपल, आप जे डॉट के ऊपर जाते हो, जे डॉट के ऊपर आप देखते हो भैया, लार्ज स्केल के भी कपड़े मिलेंगे, मीडियम भी मिलेंगे और स्मॉल भी मिलेंगे, मगर एक्स्ट्रा लार्ज नहीं होते बहुत केसेस के अंदर। बहुत कम पाकिस्तान में ब्रांड होते हैं, ग्लोबली ब्रांड होते हैं, जो एक्स्ट्रा लार्ज किस्म के जो है ना अपने पास प्रोडक्ट्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वो बंदा आता कम है। जब वो बंदा कम आता है तो उनकी कोशिश होती है कि भाई नॉर्मली स्केल क्या रखें, स्मॉलर रख दें, मीडियम रख दें, लार्ज रख दें। अगर किसी बंदे के पैर बहुत बड़े हैं तो नॉर्मली जूते उसको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो भाई ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग है ना, कि यार आपको पता है कि ह्यूमन साइज हो गया, या तो स्मॉल के अंदर लाई करेगा, या मीडियम में करेगा, लार्ज में करेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा बंदा आ रहा है, यानी कि जिसके पैर बहुत बड़े हैं, तो बाटा वाले पर कस्टमाइज जूतों से बना के दे देते हैं। बात समझ में आ रही है? या अमेरिकन बूटर्स वाले से उसका एक एक्स्ट्रा जूता उसके लिए खास कस्टमाइज बना के दे देते हैं। तो ये प्रोडक्ट डिजाइनिंग होती है पूरी की पूरी। तो उसमें सारा का सारा रेशियो प्रोपोर्शन का काम है, कितना बड़ा जूता होगा, क्या बंदे का पैर है, और डिजाइनिंग के ऊपर बन जाता है सारी की सारी चीजें। इसी तरीके से डिजिटल डिजाइन की जैसे मैंने बात करी, ऊपर भी हमने ऑल पढ़ लिया था लेआउट के अंदर, मगर यहां पे भी देखो रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग क्या होती है। प्रोपोर्शंस आर क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग द वेबसाइट दैट लुक गुड ऑन द वेरियस स्क्रीन साइज। अब देखो इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूं रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग की। लेट सपोज आप जो है ना फेसबुक को, अगर कभी भी आपने फेसबुक को लैपटॉप पे ऑन किया हो तो उसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर अलग होगा। अगर आपने कभी भी फेसबुक को मोबाइल पे ओपन किया, उसका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर अलग होगा। तो किस तरीके से वो वेबसाइट अपने आप को इंटीग्रेट करवा रही है डिफरेंट मॉड्यूल्स के ऊपर, वो कहलाता है आपके पास उसका रेशो और प्रोपोर्शन सेलेक्ट किया गया होगा। बेटा बैक साइड के ऊपर कई हजार डेवलपर्स की मेहनत होगी कि लैपटॉप के ऊपर जब बंदा ओपन करे फेसबुक को तो क्या डिजाइन आए, जब मोबाइल पे ओपन करे तो किस तरीके से डिजाइन चेंज हो जाए। आप में से शायद ही हो सकता है कोई बच्चा हो जिसको याद हो, एक जमाने में जब आप मोबाइल के ऊपर भी फेसबुक को ऑन करते थे ना, जब वेब के ऊपर मोबाइल को फेसबुक पे ऑन करते थे, वो ऐसे ऐसे करके ऊपर जो है ना बटन आते थे। देखो जिस बच्चे को इंटरेस्ट है खाली वही पढ़ने के लिए बैठा है ना, तो आप खुद सोचो, याद करो वो वाला दौर जब मोबाइल के ऊपर ओपरा मिनी के ऊपर या किसी और ब्राउजर के ऊपर फेसबुक को ऑन करते थे, इस तरीके के वहां पे ऊपर बॉक्सेस बने हुए होते थे। जब आप नॉर्मल अपने लैपटॉप के ऊपर ओपन करते थे या सिंपल उसकी एप्लीकेशन पे, तब तो सिंपल ओपन होता था। मगर जब आप बटनों वाले मोबाइल पे या छोटे मोबाइल पे, पुराने वाले जो आपके टच स्क्रीन मोबाइल होते थे, उस पर जब फेसबुक को ओपन करते थे ब्राउजर के थ्रू, तो आपके पास इस तरह का स्ट्रक्चर आता था। तो इसका मतलब क्या था, उस वक्त तक वो रिस्पॉन्सिव वेब उसकी अच्छी बनी हुई नहीं थी। अब देखो, अब आप कहीं भी ओपन करते हो, एक स्टैंडर्ड सेट हुआ हुआ है, उस स्टैंडर्ड के ऊपर ही वो चेंज हो जाता है। तो यहां पे यही बात मैंने डिफाइन करी हुई है कि प्रोपोर्शंस आर क्रूशियल फॉर द डिजाइनिंग वेबसाइट एंड लुक गुड ऑन द वेरियस स्क्रीन साइजेस। अब एक लैपटॉप है यार 16x2 का, एक लैपटॉप है 13 इंचेस का, एक लैपटॉप उसकी स्क्रीन आ रही है और 14 की, एक आ रही है 9 की, हर एक के ऊपर होगा। यूजिंग रिलेटिव यूनिट्स लाइक परसेंटेजेस और व्यू पॉइंट विड्थ एंश्योर दैट द कंटेंट स्केल करेक्टली अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। सही है ना? जैसे मैंने इसकी एग्जांपल भी ली, एडेप्टिव हो गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। जो रिस्पॉन्सिव होता है बेटा यूनिवर्सल डिजाइन होता है, ताकि वो हर जगह के ऊपर एक जैसे आपके पास शो हो रहा होगा। जो एडेप्टिव होता है ना, वो हर जगह पे चेंज हो जाता है। तो याद रखिएगा, डिजाइनिंग की दुनिया के अंदर दो तरह के डिजिटल डिजाइन होते हैं, एक कहलाता है एडेप्टिव, एक कहलाता है रिस्पॉन्सिव। एडेप्टिव का मतलब होता है कि भाई अडाप्ट करना, यानी कि भैया मैं कंप्यूटर पे ओपन करूंगा, देखो कंप्यूटर के ऊपर फेसबुक ऐसे ओपन होगी, जब टैबलेट पे ओपन करूंगा तो ऐसे होगी, जब मोबाइल पे ओपन करूंगा तो ऐसी होगी। रिस्पॉन्सिव डिजाइन क्या होता है, एक फिक्स कर दिया मैंने, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि भाई ये मेरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर है, हर जगह पे ऐसी ओपन होगा। लेट सपोज मोबाइल पे भी ऐसी होगा, इस पे भी ऐसी होगा, टैबलेट पे भी ऐसी होगा, इस पे भी ऐसी होगा। होगा क्या कि भाई वो छोटा हो जाएगा, थोड़ा सा जूम आउट हो जाएगा, और फिर वो इस तरीके से शो अप हो रहा होगा। अच्छा, गोल्डन रेशियो डिजाइन में कैसे इस्तेमाल होता है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, गोल्डन रेशियो की मैंने ऊपर बहुत डिटेल में ऑलरेडी शो किया था। The golden ratio is used in design. One of the most famous proportion used in design is the golden ratio. This ratio has been used in the art, architecture and design for the centuries due to its aesthetically pleasing properties. कि let's suppose देखो, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, प्लांट के अंदर सनफ्लावर का हो गया आपके पास, या स्पाइरल एलोए हो गया, एनिमल्स के अंदर देखो इस्तेमाल होता है। हमारा जो इनफैक्ट फेस होता है, खूबसूरत सा जो आपका प्यारा सा फेस है, उसके अंदर भी गोल्डन रेशियो का अल्लाह मियां ने इस्तेमाल किया हुआ है, इस्तेमाल हो रहा होता है। तो गोल्डन रेशियो क्या है? दिस रेशियो is approximately 1:1.618. The idea is that the proportion create the balance
बैलेंस एंड हार्मोनी बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स. इट कैन बी अप्लाइड टू लेआउट, डिवाइडिंग द कैनवस इनटू सेक्शन. इट फॉलोज द गोल्डन रेशियो. शेप एंड साइजेस के अंदर होता है क्रिएटिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जो मैंने एक्सप्लेन करा वही सारी बातें यहाँ पे आ रही हैं. द गोल्डन रेशियोज कैन बी सीन इन दी पैराथियन इन दी एथेंस, यानी कि भैया वहां पे इस्तेमाल हो रहा है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा. इसके अलावा हमारे पास जो बड़ी मशहूर एक दी विंसी की मोनालिसा की पेंटिंग है उसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है कि भैया देखो फेस जो है वो एग्जैक्टली बीच के अंदर आ रहा है और हमारे पास जो बाकी बॉडी है वो एग्जैक्टली बीच के अंदर आ रही है. आपके पास डिफरेंट टाइप के पैरामिड्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, सही है ना. हमारे पास डिफरेंट पैरामिड्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है कि देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर भी शो मैंने किया हुआ है कि देखो जो ग्रेट पैरामिड्स हैं हमारे पास गजा के, सही है ना, यानी कि जो इजिप्ट के अंदर आ रहे हैं, उसमें देखो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम चेक करने की कोशिश करूं तो a डिवाइडेड बाय b किसके बराबर है, 1.618 के बराबर है. इसको कैलकुलेट करके लोगों ने चेक किया हुआ है. हमारे पास आ रही है. इसके अंदर भी जो हमारे पास ग्रीस के अंदर मौजूद है इसके अंदर भी देखो गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हुआ हुआ है पूरा का पूरा. देख रहे हो ये गोल्डन रेशियो का पूरा इस्तेमाल हुआ है कि आपने एलिमेंट्स को क्या करा हुआ है, आपने अपने स्ट्रक्चर को रेक्टेंगल में डिवाइड करने के बाद डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको ब्रेकअप किया हुआ है. तो ये सिंपल से हमारे पास चीज होती है आर्किटेक्चर के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर सेंचुरीज से इस्तेमाल होते हुए आ रही है, सही है ना. तो इसका बेसिकली प्रोपोर्शन होता है कि आप एक लेंथ को रख रहे हो, एक विड्थ को अपनी डिसाइड अप कर रहे हो और फिर उस तरीके से आप बैलेंस और हार्मोनी क्रिएट करो अपने एलिमेंट्स के दरमियान में, सही है ना. ये आपके पास आ गया. अब देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं रेशियो और प्रोपोर्शंस को डिजाइन के अंदर, इसको समझना बहुत जरूरी है. आज की क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव करेंगे एमसीक्यूज के ऊपर कि देखो आपके पास दो तरह के एमसीक्यूज पेपर्स में पूछे जाएंगे. एक तो वो एमसीक्यूज में सिंपल आपके थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ जाएंगे पेपर में. गोल्डन रेशियो क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, आपके पास रेशियो किसे कहते हैं, आपके पास पर्टिकुलरली एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाया, उसकी एप्लीकेशंस भी दी. एस्पेक्ट रेशियो की वैल्यू क्या होती है, क्या क्या एस्पेक्ट रेशियो के मेजर मेजर रेशियोज होते हैं. या एक तो थ्योरेटिकल कंटेंट है, एक कंटेंट है इसी से लिंक अगर बेसिक आपके पास न्यूमेरिकल डेटा आ जाए, यानी कि एग्जामिनर बोले कि भाई लेंथ गिवन है विड्थ गिवन है तो बताइए सॉल्व करके, इस तरह का भी कॉन्सेप्ट आ सकता है. अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क विद द रेशियोज एंड प्रोपोर्शन इज क्रिटिकल फॉर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल डिजाइन प्रॉब्लम्स. तो आइए जरा काफी सारी एग्जांपल्स को गो थ्रू करते हैं. लेट सपोज मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भैया सपोजिंग यू आर डिजाइनिंग अ रेक्टेंगल, लेट सपोज मैं एक रेक्टेंगल को डिजाइन कर रहा हूं और मुझे लेंथ टू विड्थ का जो रेशियो दिया हुआ है ना वो 5 रेशियो दिया हुआ है. यानी कि हमसे एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास लेंथ टू विड्थ का जो रेशियो आ रहा है वो किसके बराबर है, 5:3 के, यानी कि 5/3 के. अगर लेंथ बराबर है किसके, 25 के. एग्जामिनर आगे कहता है कि अगर तुम्हारी लेंथ बराबर है किसके, 25 के, तो व्हाट इज द विड्थ, यानी कि विड्थ किसके बराबर होगी. अब देखो लॉजिक क्या है. एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास लेंथ इनटू विड्थ का मैंने रेशियो दिया हुआ है, किसके बराबर दिया हुआ है, 5:3 के बराबर. आगे कहता है कि भाई अगर तुम्हारी लेंथ किसके बराबर है, 25 के बराबर है, तो मैंने लेंथ की जगह पे 25 रख दिया, नीचे विड्थ का विथ एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 5/3 का 5/3. तो एग्जामिनर कह रहा है तुम ऐसी क्या वैल्यू विड्थ में रखोगे कि तुम्हें जब इसको सिंप्लीफाई करो तुम्हें रेशियो मिल जाए. देखो रेशियो का मतलब होता है सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में होना फ्रैक्शन का. रेशियो का सिंपल मायने क्या होते हैं, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में होना फ्रैक्शन का. अब देखो ऊपर 25 है नीचे W है, दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो. एक तरीका तो ये कि भैया तुम क्या करो इसको सिंप्लीफाई करवाओ बेसिक मेथड के ऊपर. कैसे कि देखो ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और W जो नीचे मौजूद है ऊपर चला जाएगा. एक तरीका तो ये है कि आप नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा दो, प्रोपोर्शन गिवन है. तो देखो बेटा 25 का 25 3 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो गया, विद जो नीचे डिवाइड हो रहा था वहां पे जाके क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे आ जाएगा. तो 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25. तो विद की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 5 3 जार 15 के बराबर. एक तरीका तो ये हमने आंसर निकाल लिया. एक और तरीका क्या है कि देखो मैं खुद सोचो मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं विद के अंदर कि जब 25 से सिंप्लीफाई हो तो मेरे पास 5/3 आए. अब देखो मैं 10 रखूं, 5 रखूं, 15 रखूं, 20 रखूं. देखो अगर मैं 15 रखूंगा ना उसी सूरत के अंदर जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ऊपर आएगा 5 5 से 25, नीचे आएगा 5 3 से 15, तभी ये रेशियो 5/3 का बन रहा होगा. तो ये बेसिक एग्जांपल इस तरीके से पेपर में आ सकती हैं, इसको भी आगे भी देखेंगे, बहुत सारी एग्जांपल्स है मेरे पास. मूव करेंगे आज की क्लास के एमसीक्यूज के ऊपर. बेटा हम लोगों ने आज की क्लास में इंट्रोडक्शन टू रेशियो एंड प्रोपोर्शनैलिटी सिस्टम को डिस्कस किया है, तो अब इसके एमसीक्यूज देखेंगे किस तरीके से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर इसके एमसीक्यूज पेपर में आ रहे होंगे. सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एमसीक्यूज आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ द रेशियो इन डिजाइन. बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आ सकता है कि भाई आपके पास रेशियो की सिंपलेस्ट डेफिनेशन क्या होती है, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर एलिमेंट, सेट ऑफ ज्योमेट्रिक शेप, मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ द टेक्सचर. तो जाहिर सी बात है करेक्ट आंसर क्या होगा, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज बेसिकली रेशियो, सही है ना. अच्छा, व्हाट डज अ प्रोपोर्शन सिग्निफाई इन डिजाइन, यानी कि प्रोपोर्शन की अहमियत क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होता है डिजाइन के अंदर.
The scale of individual design element, the relationship between different parts of the composition, the color scheme of the design, the pattern used in the background. क्या होता है proportion? किस तरीके से एलिमेंट्स को किस तरह से आपने कंपोज करना है, एलिमेंट्स का साइज क्या होगा, एलिमेंट्स का रिलेशन क्या होगा. The relationship between the different parts of the composition is termed as the proportion in the designing. Next MCQs में एग्जामिनर कह रहा है which design system use the golden ratio. अब मैंने आपको ये चीज ऊपर पढ़ाई थी, तो याद रखिएगा कौन सा डिजाइनिंग रेशियो, विच डिजाइन सिस्टम, कौन सा डिजाइनिंग सिस्टम ऐसा होता है जो गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, फिबोनाची सीक्वेंस और हमारे पास जो ली कॉर्ब्यूसियर मॉडलर होता है, ये दोनों के दोनों क्या इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन रेशियो को. मैं था कि एग्जामिनर यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में. देखो एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा था, एग्जामिनर पूछ रहा था विच डिजाइन सिस्टम यूज द गोल्डन रेशियो. तो याद रखिएगा जो फिबोनाची सीक्वेंस होता है और ली कॉर्ब्यूसियर मॉडलर होता है, ये दोनों के दोनों गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं. ये आपके पास फिबोनाची सीक्वेंस की एग्जांपल आ रही है, ये हमारे पास सिंपल तरीके से ली कॉर्ब्यूसियर मॉडलर की एग्जांपल आ रही है. तो यहां पे छोटी सी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है, द फिबोनाची सीक्वेंस एंड द ली कॉर्ब्यूसियर मॉडलर आर बोथ ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द गोल्डन रेशियो व्हिच इज ऑफन यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग द प्लीजिंग डिजाइंस. आपको एटलीस्ट इनके नाम मालूम होने चाहिए, और जैसे मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन करा था, इनका बेसिक प्रिंसिपल बस मालूम होना चाहिए. इतनी डिटेल में जाके याद रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, बेसिक बस आपको मालूम होना चाहिए कैसे इस्तेमाल हो रही है. सही है ना. अच्छा, व्हाट इज द गोल्डन रेशियो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू. याद रखिएगा गोल्डन रेशियो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1.618 के बराबर. द गोल्डन रेशियो इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल कांस्टेंट phi that is equal to 1.618 often found in nature and used in design. What is the primary goal of using ratio and proportion? प्राइमरी गोल क्या होता है, जाहिर सी बात अभी बैलेंस क्रिएट करना है ना, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करनी है. क्या पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी, टू इंश्योर द सिमेट्री, टू सेव द सोर्सेज. नहीं भाई, टू क्रिएट विजुअल हार्मोनी एंड द बैलेंस इज द बेसिक गोल ऑफ यूजिंग द रेशियो एंड प्रोपोर्शन इन डिजाइन. आगे आर्किटेक्चर के ऊपर इस तरह के एमसीक्यूज भी बहुत पेपर में आएंगे कि एग्जामिनर यहां पे पूछ रहा है विच ऑफ दीस स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ गोल्डन रेशियो. तो अब पहला ऑप्शन आ रहा है एफल टावर. हमने एफल टावर के बारे में डिस्कस किया, कुछ नहीं किया. और पे हमारे पास आ रहा है पार्थेनॉन. हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करा है, तो जाहिर सी बात है भैया कौन इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या इस्तेमाल हो रहा है, गोल्डन रेशियो. बाकी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, ताजमहल, इसमें तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा ना. तो पार्थेनॉन नेशन में भी लिखा हुआ है कि भाई इनमें से खाली एक ही एग्जांपल ऐसी है जहां पे हमारे पास गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल हो रहा है. आगे एग्जामिनर कह रहा है इन टाइपोग्राफी द रेशियो बिटवीन एक्स हाइट एंड कैप हाइट इज अ प्रोपोर्शनल कंसीडरेशन यूज टू डैश. अब देखो टाइपोग्राफी के अंदर भी हम गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल करते हैं ना, कि हाइट और कैप हाइट क्या होनी चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए मेरा जो टेक्स्ट है. तो भाई क्या करते हैं ताकि हमारे पास रीडेबिलिटी आ सके, एस्थेटिक तो मिले मिले मगर रीडेबिलिटी. अब हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टाइपोग्राफी में गोल्डन रेशियो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या फॉन्ट के स्टाइल को करने के लिए कर रहे हैं, नहीं. हम क्या यूनिफॉर्म लेटर फॉर्म कर रहे हैं, नहीं. क्या कर्निंग को एडजस्ट कर रहे हैं यानी कि साइडों को, नहीं. हम किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम आपको रीडेबिलिटी मिल सके, आपको एस्थेटिक भी हो और रीडेबिलिटी भी हो व्यूअर के लिए. तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आ रही है. अब एग्जामिनर आगे कह रहा है ली कॉर्बूसियर मॉडलर इज बेस्ड ऑन फिबोनाची सीक्वेंस एंड द ह्यूमन बॉडी, ग्रिड सिस्टम एंड द विजुअल रिदम, एसिमेट्रिकल बैलेंस, आर्बिट्ररी न्यूमेरिकल वैल्यूज. याद रखिएगा फिबोनाची सीक्वेंस जो होता है ये हमारे पास किसके ऊपर आ रहा है, ये ह्यूमन बॉडी के बारे में डिफाइनिंग करता है. ली कॉर्बूसियर मॉडलर जो होता है किस चीज को डिफाइन करता है, किस चीज पे आता है भैया. ली कॉर्बूसियर साहब ने जो अपनी मॉडलर दिया था किसके ऊपर आता है भाई, ये किस पे फॉर्म हो रहा है, ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर. याद है ना ऊपर हमने डिस्कस किया था ये भाई एक हाथ में कितनी उंगलियों के अंदर कौन कौन सी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं. तो भैया ये किसके ऊपर फॉर्म हो रहा है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर और फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर आ रहा होता है. सही है ना, बेसिक चीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायनामिक सिमेट्री इन डिजाइन. यानी कि भैया डायनामिक सिमेट्री कौन डिजाइन कर रहा है, आपके पास बेस्ट यहाँ पे डिस्क्राइब कौन सी वैल्यू करती है. क्वेश्चन में वो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डायनामिक सिमेट्री इन डिजाइन. परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड लेआउट, प्रोपोर्शनल सिस्टम दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल ग्रोथ पैटर्न्स, अ कलर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, अ रैंडम प्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट. देखो रैंडम प्लेसमेंट तो नहीं हो सकती, तो कट गया. कलर डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होती हमारे पास, सिंपल सी बात है. परफेक्ट स्क्वायर ग्रिड लेआउट या फिर प्रोपोर्शनल सिस्टम दैट रिलाइज ऑन द नेचुरल पैटर्न. अब देखो यहाँ पे गौर से पढ़ो, उसने क्या बोला है, डायनामिक सिमेट्री आपको कब मिलेगी डिजाइनिंग के अंदर. डायनामिक सिमेट्री जाहिर सी बात है उस वक्त मिलेगी जब मेरे पास एक प्रोपोर्शनल सिस्टम होगा जो कि नेचुरल ग्रोथ के ऊपर क्या होगा, नेचुरल पैटर्न्स को फॉलो अप कर रहा होगा. डायनामिक सिमेट्री इज अ डिजाइन अप्रोच बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शंस ऑब्जर्व्ड इन नेचर. तो याद रखिएगा डायनामिक सिमेट्री होती ही क्या है, ये एक ऐसा डिजाइन है जो कि नॉर्मली नेचर के प्रोपोर्शंस को ऑब्जर्व करने के ऊपर आप फॉर्म कर रहे हो. तो नेचर के जो प्रोपोर्शंस होते हैं उसके ऊपर हम क्रिएट अप कर रहे होते हैं. एमसीक्यूज पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, पास्ट पेपर्स के अंदर पूछा जा चुका है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर. अच्छा, अब देखो हमारे पास न्यूमेरिकल बेस कॉन्सेप्ट कैसा आ सकता है. जैसे लेट सपोज आपको जो है ना एक रेक्टेंगल का रेशियो दिया हुआ है विड्थ टू हाइट का. अब जरा गौर से देखो, हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास विड्थ टू हाइट का जो रेशियो आ रहा है वो किसके बराबर है, 3:5 के बराबर है. आगे एग्जामिनर ने आपको विड्थ की वैल्यू बता दी किसके बराबर है, वो बराबर है 18 के. कोई मसले की बात नहीं, आपको हाइट निकालना है ना. यानी कि देखो विड्थ की वैल्यू अगर मुझे 18 गिवन है तो मुझे हाइट निकालना है. इक्वल टू के बाद क्या है, 3/5 है. तो आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, आंसर आ जाएगा. 5 यहाँ पे
डिवाइड हो रहा है वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो हाइट नीचे डिवाइड हो रही है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन गया, ये बन गया 18 का 18। देखो ये 5 डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये जो हमारे पास 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, हाइट का हाइट है, इट इज 3 1 3, 3 6 इज 18, तो 5 6 क्या हो जाएगा, 30 के बराबर, यानी कि हाइट कितने के बराबर होगी, 30 सेंटीमीटर के बराबर होगी। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विद द इन डिजाइंस विद द रेशियो 2:3, 4:6, 6:9। एग्जामिनर कह रहा है कि भैया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बताओ। अगर तुम्हारे पास लिखा हुआ आ रहा है 2:3, फिर लिखा हुआ आ रहा है 4:6, फिर लिखा हुआ आ रहा है 6:9, यानी कि भैया व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है इसके अंदर, कि भाई इन तमाम रेशियोज के अंदर देखो बहुत नॉर्मल सी बात है, अगर मैं 2:3 करता हूं तो इसका मतलब क्या है, 2/3 का होना। अगर मैं 4:6 करता हूं तो इसका मतलब क्या है, 2 2 4, 2 3 6, सेम वैल्यू बनेगी। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 6:9 का होना, तो इसमें क्या है, ये हो जाएगा आपके पास सिंपल 3 2 6 और 3 3 9, यानी कि देखो ये तमाम वैल्यूज सिंप्लीफाई होने के बाद सेम वैल्यू देंगे, यानी कि इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या है, 1 का आ रहा है। किसका आ रहा है, 1 का आ रहा है। देखो 1 का हम क्यों कह रहे हैं, जरा और से बात समझिएगा, एमसीक्यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन अ डिजाइन विद द रेशियो 2:3, 4:6, 6:9। आप अगर तीनों को सिंप्लीफाई करते हो तो पहले वाले के अंदर जो आपको रेशियो गिवन था ना, अगले में भी वही है भाई। 4:6 को जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, तो सेम 2/3 बन रहा है। सिमिलरली 6:9 के अंदर आपके पास इसको सिंप्लीफाई करोगे 6:9 को, तो क्या बन जाएगा, 3 2 6, 3 3 9। तो भाई रेशियो होता ही क्या है, सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म का होना। तो आसान भाषा में आपको तीनों रेशियोज क्या गिवन है, 2:3 गिवन है। आपको खाली यहाँ पे दिख रहा है 4:6 और 6:9। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्टीमेटली 2:3 फॉर्म हो जाएगा। और इन सबके अंदर देखो क्या चीज कॉमन है, तीनों वैल्यूज अगर कॉमन आ रही है तो इसका मतलब कांस्टेंट किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा ना बेटा। दैट्स द लॉजिक हियर। तो आंसर क्या है, इसीलिए 1 के बराबर। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है विच प्रोपोर्शनल सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिकर्सिव सीक्वेंस वेयर ईच टर्म इज द सम ऑफ द टू प्रीसीडिंग टर्म। आई होप इसको अब आपको मालूम होगा क्या होती है बेटा, ये होता है फिबोनाची सीक्वेंस हमारे पास, जो कि हमारे पास हर उसकी जो आपकी टर्म होती है ना, हर टर्म क्या होती है, सम होती है पिछली वाली दो टर्म्स का, सही है ना। तो इसका फॉर्मूला भी हम इसी तरीके से ड्राइव करते हैं कि एफ एन इज इक्वल टू FN-1 प्लस FN-2। इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी आपकी टर्म आ रही होगी वो पिछली वाली दो टर्म्स का क्या होगी, सम होगी, स्टार्टिंग विद 0 and 1, सही है ना। हाउ डज द रूल ऑफ थर्ड रिलेट टू द प्रोपोर्शनैलिटी इन डिजाइन। रूल ऑफ थर्ड कैसे कर रहा होता है, इट डिवाइड्स द कंपोजिशन इनटू 3 इक्वल पार्ट फॉर द सिमेट्री, इट क्रिएट बैलेंस बाय अलाइनिंग की एलिमेंट्स एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द थर्ड्स। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये ज्यादा आपके पास जो है ना तरीके से लिखा हुआ जुमला है, तो जाहिर सी बात है भाई बैलेंस क्रिएट होता है जब मैं की एलिमेंट्स को इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड्स के ऊपर रखता हूं। इट इज अ मेथड्स टू इंश्योर द एक्यूरेट स्केलिंग, नहीं इट स्टैंडर्डाइज द एलिमेंट, नहीं। तो रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, डिवाइड करता है कंपोजिशन को तीसरे हिस्से के अंदर टू प्लेस द फोकल पॉइंट इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर बैलेंस एंड एम्फेसिस। तो यही चीज होती है। हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो देखो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे होंगे पेपर में बहुत ज्यादा। एक हमारे पास रेशियो प्रोपोर्शंस के ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको न्यूमेरिक बेस करवाया ना, सेम तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। तो इन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करने की ट्राई करनी है। भाई देखो यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ टू द विड्थ, यानी कि देखो आपको लेंथ इनटू विड्थ का रेशियो क्या गिवन है, सिंपल तरीके से बराबर है 5:2 के। आगे कह रहा है कि अगर लेंथ बराबर है 15 सेंटीमीटर के, तो बताइए विड्थ क्या होगी। बहुत सिंपल है भाई, क्या मुश्किल बात है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, लेंथ डिवाइडेड बाय w इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि रेशियो को लिखने का तरीका फ्रैक्शन की फॉर्म में ये होता है। तो लेंथ की जगह पे आप क्या डाल दो, 15 डाल दो। नीचे आ गया विड्थ का विड्थ इक्वल टू के बाद 5/2, सिंप्लीफाई करवाओ, आपका पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। क्या मुश्किल चीज है इसके अंदर। सिमिलरली हमारे पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अगर लेंथ और विड्थ आपको किसी कैनवस की रेक्टेंगल की क्या गिवन है, 7:4 में। देखो लेंथ पहले आ रही है विड्थ बाद में आ रही है, तो हमेशा याद रखिएगा लेंथ ऊपर आएगी विड्थ नीचे आ गई। रेशियो गिवन है आपको 7/4 का। अगर लेंथ गिवन है किसके बराबर, 35 के बराबर, तो लेंथ की जगह पे 35 को डाल दो, सिंप्लीफाई करवाओ, विड्थ की वैल्यू आ जाए। सिमिलरली देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है, इसमें एग्जामिनर कहता है इफ अ डिजाइंस लेंथ एंड विड्थ आर इन द रेशियो ऑफ 3:2 एंड द टोटल पैरामीटर इज 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ। अच्छा ये क्वेश्चन मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले तो समझो पैरामीटर किसे कहते हैं बेटा। दुनिया के अंदर कोई भी क्लोज शेप फिगर जो होती है ना, उसके अंदर तमाम साइड्स के सम को पैरामीटर कहा जाता है। दुनिया में कोई भी क्लोज शेप फिगर हो, आपके पास दुनिया में कोई भी क्लोज शेप फिगर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जो तमाम साइड्स होती है ना, इनके सम को पैरामीटर कहा जाता है। पैरामीटर का मतलब होता है तमाम साइड्स का सम, पैरामीटर का मतलब होता है तमाम साइड्स का सम। यानी कि बेटा तमाम की तमाम जो साइड्स होती हैं उनके सम को दुनिया में क्या कहा जाता है, पैरामीटर। अब देखो यहां पे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास
एक पर्टिकुलर कैनवस आ रहा है, उसका जो लेंथ और विद है ना वो रेशियो में 3:2 में, तो पैरामीटर क्या होगा? देखो साफ तौर पे दिख रहा है लेंथ और विद बराबर नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर तो नहीं हो सकता ना, तो फिर क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है, या एक रेक्टेंगल की बात की जा रही है। यानी कि मेरे पास मैं कहता हूं कि ये रेक्टेंगल का लेंथ है, ये उसकी विद है, आपको उसका रेशियो दिया हुआ है लेंथ इंटू विद का, किसके बराबर? 3:2 का, यानी कि 3/2 का। एग्जामिनर कह रहा है पैरामीटर बराबर है किसके? 50 सेंटीमीटर के। अब देखो पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा? तमाम साइड्स का सम। अब रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है, तो यानी कि भैया मेरे पास ये आपके इधर भी लेंथ होगी, इधर भी लेंथ होगी, इधर भी विद होगी, इधर भी विद होगी, तो रेक्टेंगल के केस के अंदर पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है भाई तमाम साइड्स का सम। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 2l प्लस का 2w, यानी कि भाई पैरामीटर क्या होगा? दोनों साइड जो लेंथ की है उनका वैल्यू प्लस दोनों जो विद की साइड्स हैं उनकी वैल्यू, इन सबका सम कर दोगे तो आपका पैरामीटर आ जाएगा। स्क्वायर के केस के अंदर हमें पता है तमाम साइड्स बराबर होती हैं, तो अगर लेट सपोज एक साइड की वैल्यू x है, सबकी x होगी, तो इसका पैरामीटर क्या होगा? 4x के बराबर। सेम गोज फॉर दी ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर तमाम साइड्स का सम क्या होगा? पैरामीटर होगा। सेम फॉर दी रोम्बस। तो यानी कि देखो मुझे पता है कि अगर मुझे लेंथ और विड्थ गिवन है, और मुझे ये भी मालूम है कि रेक्टेंगल का पैरामीटर किसके बराबर होता है? रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है सिंपल तरीके से 2l प्लस के 2w के बराबर। नॉर्मल सी चीज है। आपको एग्जामिनर ने क्या बताया हुआ है कि पैरामीटर की वैल्यू है 50 के बराबर, इधर p की जगह पे 50 को डाल दो। तो इधर देखो बेटा सिंपल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, p की जगह के ऊपर पैरामीटर की वैल्यू को डाल दिया, इधर 2l प्लस का 2w एज इट इज का एज इट इज। अब देखो मुझे ये बात मालूम है कि लेंथ इंटू विड्थ का रेशियो जो गिवन है 3/2, ये किसी मजाक के लिए नहीं गिवन, आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया हुआ है ना। तो भाई यहां से अगर मैं लेंथ की वैल्यू को निकालना चाहूं तो विड्थ जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू डब्ल्यू का w। अब सिंपल जो लेंथ आ रही है इसकी जगह पे आप लेंथ के इस फॉर्मूले को डाल दो, तो क्या बन गया? ये बन गया 50 का 50, 2 का 2 एज इट इज। लेंथ की जगह पे आपने सिंपल लेंथ की वैल्यू को प्लेस कर दिया। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया? ये बच गया 50 का 50, 3w प्लस का 2w किसके बराबर होगा? 5w के बराबर होगा। तो 5 1 जार 5 होता है, 5 10 जार इज 50, तो यानी कि आपके पास विड्थ की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 10 के। हमें तो भैया लेंथ की वैल्यू चाहिए, तो जो विड्थ की वैल्यू आई है उसको उठा के यहाँ पे डालो, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी लेंथ की वैल्यू बेटा? अगर मैं w की जगह पे 10 को प्लेस करता हूँ तो 2 1 जार 2 2 5 जार 10, और 5 3 जार क्या हो जाएगा? 15, तो आपके पास लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर के बराबर। सो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बैलून इज द करेक्ट आंसर। या फिर आप विड्थ की वैल्यू को उठा के इसी फॉर्मूले में डाल दो, वहां से भी आंसर आ जाएगा कि 10 2 20, 50 में से जब 20 को माइनस करोगे 30 बनेगा, और 30/2 15 के बराबर ही होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द विड्थ टू द हाइट, अब की बारी में देखो विड्थ टू हाइट का रेशियो दे रहा है, यानी कि भैया विड्थ टू द हाइट का रेशियो किसके बराबर है? 3:5 के। आगे कहता है कि अगर विड्थ की वैल्यू बराबर है 21 के, तो बताइए हाइट की वैल्यू क्या होगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या मुश्किल है? हाइट यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जो 3/5 जो यहाँ पे मौजूद है इस तरफ आके रेसिप्रोकेट फॉर्म में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/5 इंटू 3 इक्वल टू के बाद हाइट का हाइट सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ गया। 3 7 जार इज 21 और 5 7 जार होता है 35 के बराबर, तो करेक्ट आंसर शुड बी 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया इफ द रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4:3 और विड्थ की वैल्यू गिवन है 24, तो लेंथ की वैल्यू क्या होगी? अब की बारी में रेशियो दिया हुआ है लेंथ इंटू विड्थ का, किसके बराबर? 4/3 के। तो विड्थ की वैल्यू अगर आपको 24 गिवन है, 24 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/3 इंटू 24, तो 3 8 जार इज 24, 4 8 जार क्या होता है? 4 8 जार हम सबको मालूम है कि भैया ये होता है 32 के बराबर। सिंपल तरीके से आंसर आ गया, क्या मुश्किल बात है इसके अंदर? ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं बेटा, बिल्कुल आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई अ रेसिपी रिक्वायर्स अ रेशियो ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ फ्लोर एंड 2 पार्ट्स ऑफ शुगर। अब देखो ये किस तरीके से रेशियो गिवन है, हमने ऊपर मैंने आपको जो डायग्राम बताई थी उसमें देखो इस तरीके से लिखा हुआ था कि 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल्स इंटू 2 पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स का होना, सेम चीज आ रही है। देखो आपको फ्लोर के क्या गिवन है? 3 पार्ट्स, यानी कि फ्लोर इंटू शुगर का रेशियो कैसे गिवन है? 3 पार्ट्स ऑफ फ्लोर टू 2 पार्ट्स ऑफ शुगर, तो यानी कि फ्लोर इंटू शुगर का रेशियो आपको गिवन है किसके बराबर? 3/2 के बराबर। एग्जामिनर कह रहे हैं कि इफ 12 कप ऑफ फ्लोर्स आर यूज्ड एंड हाउ मेनी कप्स ऑफ शुगर विल बी नीडेड। तो भाई अगर मैं सिंपल तरीके से 12 कप ऑफ फ्लोर्स को इस्तेमाल करूंगा तो शुगर्स कितने कप इस्तेमाल करनी पड़ेगी? सिंप्लीफाई करवा दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ जाएगा 12 इंटू 2, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, 4 2 जार 8, यानी कि आपको कितने कप्स ऑफ शुगर की नीड पड़ेगी? 8 कप्स ऑफ शुगर की नीड पड़ेगी। सिंपल रेशियो
प्रोपोर्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स टू द ग्रीन बॉल्स इन अ बॉक्स इज 5:7। तो भाई अगेन सेम तरह की चीज आ रही है। एग्जामिनर अब की बारी में कह रहा है कि भाई रेड टू द ग्रीन का जो रेशियो आ रहा है ये आ रहा है 5/7 का। तो बताइए अगर 35 आपके पास ग्रीन बॉल्स आ रही हैं तो कितनी रेड बॉल्स होंगी। तो भाई सिंपल तरीके से ग्रीन की जगह पे 35 डाल दो, यहाँ पे आ गया 5/7, सिंप्लीफाई करवा दो, 35 डिवाइड हो रहा है वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/7 इंटू 35 का 35। 7 5 35 होता है, तो आपके पास रेड बॉल्स कितनी आ गई 5 5 दैट इज 25 के बराबर। सिंपल चीज है। इसी तरीके से अब ये देखो दो क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आपने खुद से सॉल्व करना है। बेसिक चीज है भाई, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर, सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये कि आपके पास इस टॉपिक से थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। मैंने आपको बेतहाशा थ्योरेटिकल एमसीक्यूज भी इसलिए करवाएं ताकि आपको आइडिया हो सके। एंड मैंने फिर कोशिश करी कि इस पूरी की पूरी आपको कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेशंस के जरिए, डायग्राम्स के जरिए समझा सकूं, बता सकूं किस तरीके से रेशियो प्रोपोर्शंस डिजाइनिंग की दुनिया में आता है, किस तरीके से रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक आपके डिजाइन में आएगा। आपको बेतहाशा बेकार किस्म के टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ जो है ना रटी रटाई बातें पढ़ा रहे होंगे, इंतहाई बेकार कॉन्सेप्ट है भाई, किसी काम के नहीं है। रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप नस्ब के आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो मेरी जो प्लेलिस्ट मैं डिजाइन कर रहा हूं इसमें बड़ी मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं, इसको लाजमी फॉलो अप करें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्ब की तैयारी बहुत अच्छी हो, फास्ट की तैयारी बहुत अच्छी हो, आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप पूरे साल के अंदर बैच के अंदर एनरोल करवा सकते हैं। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होंगी, प्रॉपर्ली आपके टेस्ट कंडक्ट होंगे, एफएलपीस कंडक्ट होंगे, तो आप उसके लिए बिल्कुल बैच को भी ज्वाइन अप कर सकते हैं। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जहां जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।